Assalamu alaikum students. We are starting the workshop of S1, the complete recap of S1. And before the starting of any question, first, I want to show you again the grade threshold trend of S1. The grade threshold trend of S1 is here. अब आप देखिए, in this, it is a trend from 2000. It is a trend from 2012 to 2023. What is the minimum passing marks from 2012 to 2023? The minimum passing marks are 6 in winter 21. 6 mark का किसी ने पेपर किया, पास हो गया वो, right? And the maximum marks to get A grade, maximum marks जो आपको नजर आ रहे हैं, the maximum marks are 42. The maximum marks are 42. Summer 2015, summer 2016, summer 2017, winter 2019. 42 से ऊपर नहीं गए हैं, 42 से ऊपर नहीं गए हैं. 8 मार्क्स का लेवरेज आपको दे रहा है, राइट? तो अब ट्रेंड जो चल रहा है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक हमारे लास्ट समर में 38 मैक्सिमम मार्क्स थे, 38 मैक्सिमम मार्क्स थे. तो अभी जो फील हो रहा है वो 38 के आसपास, मींस अगर हम कहें तो 36 से लेकर 42 के दरमियान का कोई पेपर आएगा, सही? 36 से 42 43 के दरमियान का कोई पेपर आएगा. पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, जो ट्रेंड आपको बता रहा है. और जैसे लाइक P1 जैसा आपका आया है, P1 भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल पेपर आपको P1 का दिया हुआ था. इसी तरीके से S1 भी यही फील हो रहा है कि S1 का पेपर भी थोड़ा लाइट आए, राइट? तो सबसे ज्यादा ध्यान में ये चीज होनी चाहिए थोड़ा सा, ताकि टेंशन आप लोगों की कम हो. ठीक हो गया? Now, after the trend, now we are starting the recap of your S1. The first thing in the recap, the first topic which we have to cover is representation of data. And in representation of data, the first thing is a stem plot. How to represent data in a stem plot? एक क्वेश्चन पिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं जनाब. Now, the data is here and we have to represent this data in a stem plot. Data को represent करना है stem plot के accordingly. तो stem plot में याद रखिएगा वर्किंग क्या होती है. First we have to make a stem, and here we have to make leaf. Now, अब देखिए, all the numbers in the data are 0.031, 0.056, 0.049. इसमें से 0.0 तो आप लोग हटा दीजिए, 0.0 तो आप लोग हटा दीजिए, राइट? कंसीडर कीजिए इसको 31, 56, 49, 44 एंड सो ऑन. अब आप देखिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. द मिनिमम वैल्यू इज 31
and the maximum value is 64. So it means stem will go from 3, 4, 5, 6. जो भी लास्ट डिजिट होगा वो आपके लीफ में आएगा, और जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कहाँ जाएगा? स्टेम में आ जाएगा. अगर डिजिट ज्यादा हो तो फर्स्ट डिजिट स्टेम और बाकी सारे डिजिट्स किस में आ जाएंगे? लीफ में आ जाएंगे. राइट नाउ फर्स्ट 0 पॉइंट. अब 3 के साथ जरा चेक कर लीजिए क्या क्या वैल्यूज हैं. 3 के साथ 31, 38, 35. 3 के साथ 31, 38 and 35. So first write 5 and then write 8. After that with 4. 4 के साथ क्या क्या वैल्यूज हैं जनाब? With 4 we have 44, 48, 42, 47, 49. Many values with 4. स्टार्ट कहां से करेंगे हम? स्टार्ट करेंगे हम 42 से. 42 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है जनाब? 44 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है जनाब? 47 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? 48, और 48 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है जनाब? 49. These are the values here. With 5 we have 51, 56, 58, 54, 1, 4, 6, 8. 1, 4, 6, 8. And after that, with 6 we have 64 and nothing else, only 64. This is a question from the past paper to make a stem plot, right? After the making the stem plot, we need to write a key here. And how to write a key? The key will be, कोई सी भी दो वैल्यूज पिक कर ले. मैं पिक कर रहा हूं 4/2. 4/2. मैंने इन दो वैल्यूज को पिक कर लिया. 4/2 को हम रीड कैसे करेंगे? 0.042. तो कंप्लीट डाटा आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? डेसिमल में. आर यू क्लियर? बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? नो. दिस इज द स्टेम प्लॉट जिसमें आपके पास सिंगल लीफ नजर आ रहा है. नाउ आफ्टर दैट we have another example of stem plot in which we have to make a back-to-back stem and leaf diagram. What is a back-to-back stem and leaf diagram? In this stem and leaf diagram, two data are given and we have to represent both of them in a stem plot. We have to represent both of the data. Now, for this, again, we have to make a stem at the center, leaf towards right and left. Now, here is stem. Let's say this is team A, and let's say this is data of team B. Now, for team A, what is the minimum value? For team A, what is the minimum value? 97, 98, and 84? 82. This is the minimum value, and what is the maximum value? The maximum value is 122. This is the maximum value. And for team B, what is the minimum value? 75. And what is the maximum value? 115. It means, अब आप देखिए, we have to go. कहां से कहां तक हमें चलना है जनाब? Minimum value in team B is 75. So the first unit is a stem. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, up to 12 हमें जाना है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टीम ए इज 12. अब हम सबसे पहले टीम ए को यहां पर मार्क कर रहे हैं. टीम ए को यहां पर मार्क कर रहे हैं. टीम ए में स्टार्ट करते हैं जनाब. 7 के साथ कोई वैल्यू है? नो, वी डोंट हैव द वैल्यू विद 7 इन टीम ए. क्या 8 के साथ कोई वैल्यू है? जी, 8 के साथ एक वैल्यू है 84, 82, 84. ओके, तो 8 के साथ एक आई बच्चों 2, देन 4, देन 4. 8 के साथ ये तीन वैल्यूज आ गई. हमने इसको इस तरीके से लिखना होगा, मिनिमम वैल्यू विद स्टेम एंड अवे फ्रॉम द स्टेम. आपने इसको लिखना होगा इन दिस ऑर्डर, राइट? मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू इज विद स्टेम, राइट? आफ्टर दैट विद 9 वी हैव 91,
1 7 1 6 7 1 6 7 8 9 1 6 7 8 9 with 9 1 6 7 8 9 ये आ गई वैल्यूज 9 के साथ 10 के साथ 0 and 7 10 के साथ 0 and 7 ओके देन 11 के साथ सॉरी 4 भी तो है 0 0 4 7 and one more 9 0 4 7 and 9 with 11 we have 5 and 6 with 11 we have 5 and 6 and guys you have to do this question in 6 minutes right the total marks are 4 multiplied by 1.5 6 minutes में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है now 12 के साथ कोई वैल्यू 12 के साथ the value is 2 this is the stem plot for this team A and for team B now with 7 we have 5 7 and 9 5 7 and 9 after that with 8 we have 2 3 4 6 2 3 4 6 with 9 we have 4 6 5 4 5 6 with 9 we have 4 5 6 and with 10 we have 8 1 1 8 1 and 8 and with 11 we have 1 3 5 1 3 5 and with 12 no we don't have 12 in this right so this is the complete HTML leaf diagram make key separately for A and B or a combined key yes लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं और ऐसे भी काउंट कर सकते हैं no issues now we have to write key I'm writing key I'm taking 9 I'm taking 9 4 and here it is 1 I'm taking these values for key so towards right we have to read it 94 and towards left we have to read it like 91 this is the key for a combined key for a 7-leaf diagram are you clear any confusion hopefully there is no confusion in this 7-leaf diagram right तो एक हमारे पास आएगी सिंगल डाटा की 7-leaf diagram एक आएगी हमारे पास बैक टू बैक 7-leaf diagram after that the second thing is after the 7-leaf diagram we have histogram आपका स्केचिंग नहीं प्लॉट करने को आएगा हिस्टोग्राम तो जरा देखते हैं कि हाउ टू प्लॉट द हिस्टोग्राम मैं यहां पर स्केच करूंगा बट यू गाइस हैव टू प्लॉट इन अ ग्राफ पेपर नाउ इन हिस्टोग्राम a question is here the number of people of football stadium can hold is called the capacity okay right the capacity of 130 football stadium the total are 130 here the capacity is given now on a graph paper draw a histogram first for making a histogram सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चेक कर लेना है बच्चों what is the first value from 3000 to 7000 the next value start with 8000 means अब आप देखें सबके साथ 3 zeros अटैच है सबके साथ 3 zeros अटैच है अगर हम इसको पढ़ें 3 to 7 zeros हटा दें all the values are when multiply by 1000 right 3 to 7 then 8 to 12 7 पर फर्स्ट क्लास खत्म हुई और 8 पर सेकंड क्लास स्टार्ट हुई it means there is a gap of 1 between the classes so first we have to cover the gap इसके लिए हमें first we have to make a column of class interval
First, we have to make a column of class interval. And how to make the column of class interval? The class interval column is from the first is 3 to 7, 8 to 12, 13 to 22, 23 to 42. All the values are with multiply by 1000. Are you baat samajh mein? This is the column for class interval. Why the column is called column of class interval? Because there is a gap of 1 between the classes. There is a gap of 1 between the classes. Now, after the class interval, we have to make a column of class. We have to make a column of class boundaries. And how to make a column of class boundaries? We have to subtract 0.5 in the lower class and 0.5 in the lower class interval. And we have to subtract 0.5. We have to add 0.5 in the upper class interval. Right? So now, the class boundaries are from 2.5 to 7.5. Always. 7.5 to 12.5. 12.5 to 22.5. 22.5 to 42.5. And 42.5 to 82.5. Actually, the rule is जितना gap हो दरमियान में 7 to 8. What is the gap? Gap is 1 divided by half. Subtract करें और add करें half को. Now, after that, after the class boundaries, we have to make a column of class width. And why we are making the column of class width? Because what is the formula for finding out the class width? The formula for class width is the two formula we have: upper class boundary minus lower class boundary, or upper class interval minus lower class interval. अगर इंटरवल से आप निकाल रहे हैं तो +1 करना होगा, और अगर बाउंड्री से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं. तो जनाब अब आप देखिए 7 - 3, 4 + 1, 5, 12 - 8, +1, 5, 22 - 13, 9, +1, 42 - 23, +1, 82 - 43, +1, 40. This is the column of class width, right? Always we have to make a column of class width, right? And after the class width, what is the column of frequency given? The frequency is given. The first frequency is 40, second is 30, then 18, then 34, then 8. अब याद रखिएगा, if the class width column is different, means the values are different in the column of class width, then we have to make another column, and that column is called column of frequency density. What? Frequency density. And frequency density is equals to frequency divided by class width. Frequency divided by class width. But this column, you only have to make this column of frequency density if the class width values are different. If the values of class width, column of the class width is same, all the values are same in this column, then there's no need to make the column of frequency density, right? You just have to make the column of frequency. Now, for this frequency density is frequency divided by class width. Frequency divided by class width. The frequency is 40, class width is 5. 40 divided by 5 is 8. 30 divided by 5 is 6. 18 divided by 10 is 1.8. 34 divided by 20 is 8 divided by 40 is good. Now, अब आप देखिए, this is the column of frequency density. This is the column of
frequency density. After that, we have to make, a histogram. अब आप देखिए, always the x-axis is for class boundaries and the y-axis is for, it is not always. Sometimes it's for frequency density and sometimes it's for frequency, right? But if the class widths are same, then we have to make y-axis with frequencies. And if the class widths are different, then we have to make y-axis with frequency density. If the class width column is same, then on y-axis we have to make frequencies. And if class width column is different, as here in this question, then we have to make a y-axis for frequency density. नहीं, class width, the values here it is 5, 5, 10, 20, 40 ये different आ गई. अगर सारी 5 हो जाती तो frequency आ जाती y-axis. एक भी value different हो गई तो y-axis पर density आ जाएगी. ठीक हो गया? Now start करते हैं जनाब class boundaries from 2.5. अच्छा, what is the minimum? हम 10 के गैप से अगर हम यहाँ पर चलते हैं, अगर हम 10 के गैप से हम चलते हैं यहाँ पर, और अब आप देखिए, let's say here it is 0, maximum we have to go up to 82.5. Let's say this is 10, this is 20, this is 40, sorry, 30, this is 40, 50, 60, 70, 80. Now, frequency density, maximum frequency density is 8. So, let's say 2, 4, 6, 8. Any confusion? Hopefully, no. After that, we are making the histogram. The first 2.5 to 7.5. 2.5 is somewhere here. आप लोगों के ग्राफ में accurate बिल्कुल इसकी प्लॉटिंग हो. 2.5 is somewhere here and 7.5 is somewhere here. 2.5 to 7.5. Class frequency density is 8. So we have to make a bar of 8 like this. We have to make a bar of 8 like this. After that, 7.5 to 12.5 is 6. 7.5 to 12.5 is 6. 12.5 is somewhere here. It is 6. And after that, up to 22.5 is 1.8. 22.5 is somewhere here. It is 1.8. 1.8 is here. After that, up to 42.5, it is 1.7. 42.5 is somewhere here. And 1.7 is this. And then up to 82.5 is 0.2. 0.2 is somewhere here. Up to 82.5, this is 82.5. Are you clear about this histogram? Are you clear about this histogram? Now, अभी तो इसको नहीं था, वो जाएंगे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तो प्रोबेबिलिटी बता, राइट? नाउ अब आइए यहां पर मैं एक चीज लिख दूं बच्चों, इफ we have to make two types of histogram. If we have equal class width, then y-axis is for frequency and x-axis is for class boundaries. If we have unequal class width, then y-axis is for frequency density and x-axis is for class boundaries. So we have two types of the histogram. By this,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा क्लास विड्थ का कॉलम और फिर हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। आफ्टर द हिस्टोग्राम the next thing is cumulative frequency curve. The next thing is cumulative frequency curve. I'm taking a question for cumulative frequency curve directly from the past papers. Okay, students, now cumulative frequency curve. This is the third thing of your representation of data. We have to make a cumulative frequency curve graph. For cumulative frequency curve graph, first we have to cumulate all the frequencies. It means we have to make a column of cumulative frequencies. The first cumulative frequency is same as the frequency given, it is 16. It is 16. Now add the next frequency. 16 plus 40 is 56. Add the next frequency plus 104. Add the next frequency 130. Add the next frequency 160 are the total values, and the total values are given. Last cumulative frequency must be same as the total frequencies, right? Now we have to make a column of cumulative frequencies. There is no need to make a column for class boundaries and all the things because it is a curve. So in curve 0.5 का change कोई matter नहीं करता. Now we have to start. The x-axis is always for class boundaries. And y-axis is for cumulative frequency. कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? 0 से 140 तक जाना है हमें. 0 से हमें 140 तक जाना है. जरा चेक करते हैं किस तरीके से चलना है हमें. Let's say I'm taking a gap of 25 here. 25. What is this? 50. What is this? 75. What is this? 100. What is this? 125. And what is next? 150. ये आपने अपने x axis पर according to your graph scale से mark कर लिया, right? And y axis for cumulative frequencies up to 160. So I'm taking 20, 40, 60, then 80, then 100, then 120, then 140, then 160. This is the maximum value, right? Now we have to make a cumulative frequency curve. याद रखिएगा बच्चों, lower class boundary of the first class. यहां पर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है ना, चाहे 100 लिखा हुआ हो, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी? 0 होगी. इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी? 0 होगी. लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज ऑलवेज 0 cumulative frequency. Clear? So now mark 0 here. 0 is 0. अगर ये 25 होता तो 25 पे 0 मार्क कर देते. After that, the upper class boundary is the first cumulative frequency. So 30 is 16. 30 is 16. Let's say here. Now 50 is 56. It will be somewhere here. Then 70 is 104. 70 is 104. Then 90 is 130. 90 is 130. And 140 is 160. So the cumulative frequency curve is it must be a sharp curve. अजीब सा कर्व मत बना दीजिए. स्टूडेंट्स के मैं चेक करता हूं जब पेपर्स,
इस टाइप के भी कर्व नजर आ रहे हो तो प्लीज, ये हमेशा इंक्रीजिंग कर्व होता है। नीचे की तरफ पता नहीं कैसे, एक स्टूडेंट ने तो पूरा क्लास बाउंड्री से भी इसको मिलाया, तो वो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाह रहे हैं। पानी भी लेके आएगा। अभी कर ले। और नाउ नाउ अब आप देखिए, ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनकर आ गया। अब इसमें आपसे एग्जामिनर डिफरेंट वैल्यूज पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे डिफरेंट वैल्यूज एग्जामिनर इस पे आपसे पूछ सकता है, और वो वैल्यूज क्या होंगी जरा चेक करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा estimate now. Here is a question: estimate the number of shoppers who spend more than $115. Now, number of shoppers who spend more than $115. So now, here are the dollars. Cumulative frequency, number of shoppers. Sorry, number of shoppers are, the dollars are here. These are the amount spent. Now, we have to estimate the number of shoppers who spend more than $115. More than 115, कहां पर आएगा 115? Somewhere here. यहां से अब आप जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट द कर्व, go left. According to this, estimate the number of shoppers who spend, यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? more than. यहां पर क्या लिखा है बच्चों? more than. अगर मैं इसको लिखूं less than, याद रखिएगा, अगर लेस देन लिख रहा हूं मैं, तो हमें नीचे से चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू तक पहुंचे हैं हम। तो लेस देन के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द आंसर? अकॉर्डिंग टू लेस देन देयर आर 140 शॉपर्स, राइट? और अगर मोर देन की बात की गई है तो वी हैव टू गो अप फ्रॉम दिस वैल्यू। सो हाउ मेनी शॉपर्स वी हैव? अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव 20 शॉपर्स, राइट? अगर लेस देन बोलेंगे तो नीचे से आप चलेंगे अप टू द रिक्वायर्ड वैल्यू, मोर देन की बात होगी तो ऊपर से आप आएंगे नीचे की तरफ अप टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। आर यू क्लियर एज दिस? दैट्स ग्रेट। नाउ after this for example, a question is given over here, and what is the question? The question is, this again, the same question, यहां पर मैंने सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया, but the condition is the values are 56, 104, 130 and 160. Direct cumulative frequencies are given. An examiner is asking about the number of shoppers. Means we have to calculate the frequency, the reverse process. We have to calculate the frequency. How to calculate the frequency? अब आप देखिएगा, 160 minus 130. 160 minus 130, 30. Can I write it here? Now, 130 minus 104, 26. Can I write it here? 104 minus 56, what? 48. Can I write it here? 56 minus 16, 40. And the first cumulative frequency and frequency both are same, right? So according to this, we can able to calculate frequencies by the help of cumulative frequency. Are you clear? Any confusion? Sir, you clear? That's great. Now, after the cumulative frequency curve,
we have to find, after the cumulative frequency curve, we have to find interquartile range, but before interquartile range, we must have the knowledge of quartiles. इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. क्वार्टाइल्स क्या होते हैं जनाब? क्वार्टाइल्स आया है, क्वार्टर से किसी भी डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना, क्या कहलाएगा? क्वार्टाइल्स कहलाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अ डाटा इज हियर. क्वार्टाइल्स के साथ साथ बच्चों परसेंटाइल भी आता है. परसेंटाइल मींस डाटा को कितने पोर्शंस में डिवाइड कर देना? 100 पोर्शंस में डिवाइड कर देना, बिकॉज ये परसेंट से आया. नाउ हियर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा, हियर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा, here is the mid value of data, and mid value of data is called median. Mid value of data is called median. Data here it is 0%, here it is 50%, here it is 100%. Data portion कितने portion में break हो गया data? 2. अब आप देखिए इन दो पोर्शंस को मजीद 2 पोर्शंस में ब्रेक कर दें. So this is 25% and this is 75%. This is called lower quartile, which is Q1. This is called upper quartile, which is Q3, and median is called Q2. Like Talal, median is called Q2, right? So Q1, Q2, Q3, and this is minimum and maximum value. आ रही है बात समझ? After this, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों इंटर क्वार्टाइल range. Now, how to calculate interquartile range? It is Q3 minus Q1, and after that, we also have to calculate range of the data. And range of the data is maximum minus minimum is the range of the data. Now, according to cumulative frequency curve, let me calculate the all things. Cumulative frequency curve जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया है, हम उसी की हेल्प लेते हुए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या चीज जनाब? इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड द रेंज ऑफ द डाटा. इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड द रेंज ऑफ द डाटा, राइट? नाउ अब आप देखिएगा इन दिस फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? कैन आई से दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू? y-axis is also called percentage axis. Percentage axis आपको याद रखने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया, it is also called the percentage axis, right? कि तमाम percentages y-axis से कैलकुलेट की जाएंगी. कोई मुझे बता सकता है 160 का 50% क्या होगा? 80. तो 80 पर आइए, यहां से आ जाइए आप नीचे. क्या हम कह सकते हैं दिस इज 50% ऑफ द डाटा? ऐसा ही 160 का 100% तलाल क्या होगा? 160 का 100% क्या होगा? माशाल्लाह, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यू जुनून की कमी पूरी कर रहे हैं आप. 1000 का टेबल फिर भी नहीं आता तलाल. Talking calculator. Now, this one go down 160 पर तो आपको वैल्यू एग्जैक्ट मालूम है, 140 पर आना है हमें. Go down, it is somewhere here. Let's say this is
ये तो एक्यूरेट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द टेबल, इट इज गिवन इन द टेबल. नाउ क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 0? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 60? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 140? ये कितना है बच्चों? 100%. कोई मुझे 160 का 25% बता सकता है? 40, 40 go down. This is let's say 45. कोई मुझे 160 का 75% बता सकता है? 120. Again go down. Let's say this is 78. These are the values. These are the values. Are you clear? Now we have to calculate range. We have to calculate range. How to calculate range? Range is maximum minus minimum. Maximum value is 140 and the minimum value is 0. The range is 140 and interquartile range. What is the Q3? 78. What is Q1? 45. What is the answer? Huh? 33. The answer is 33. This is interquartile range. Are you clear about this? Any confusion? After that, examiner will also ask to make a diagram according to all these values. So for making a diagram, मिनिमम वैल्यू पर आपने एक लाइन मार्क कर दी, इसको ज्वाइन किया. सर मैं बनाता हूं फिर बताऊंगा. नाउ हियर ये और फिर आगे गए और मैक्सिमम पर आपने ये मार्क कर. व्हाट इज दिस? दिस डायग्राम इज कॉल्ड बॉक्स एंड whiskers plot. This is called box and whiskers plot. तो इस तरीके से Q1, Q2, Q3 मैक्सिमम मिनिमम के थ्रू बॉक्स एंड whiskers plot भी बनवाएगा एग्जामिनर by the help of cumulative frequency curve. Now after this box and whiskers plot बच्चों without cumulative frequency curve भी आता है. कैसे आता है जरा चेक करते हैं. अब आप देखिए, लेकिन अभी मैं आपको बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट विदाउट cumulative frequency curve नहीं करवा सकूंगा. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम मोर थिंग एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के साथ क्या क्या चीजें आती हैं? मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, standard deviation, right? These are some values. Now these are some things which we have to use for analysis of data, not representation of data. It is for analysis of the data. Now the first data type, the first data is called ungrouped data. And what is this ungrouped data? The data which does not have values, frequencies. जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी ना हो वो क्या कहलाएगा? अनग्रुप. फ्रीक्वेंसी का मतलब ग्रुप बनना. 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, ग्रुपिंग होना. फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए तो ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी ना हो तो अनग्रुप डाटा, राइट? नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, the symbol of mean is x bar. The formula is summation of x over n. Summation of x over
n. Mode, what is mode? Mode is most frequent value, and median is middle value. मीडियन में याद रखिएगा हमारे पास हमेशा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2. अगर ये आ जाए x.5, लेट्स से, चलें x.5 की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूं, लेट्स से 9.5, तो हम क्या लिखते हैं, 10th वैल्यू इज द मीडियन, 10th वैल्यू इज द मीडियन. और अगर n/2 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 करने से होल नंबर में वैल्यू आ जाए, तो आपने क्या करना है, दिस वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो यू विल गेट द मीडियन. तो हमेशा दो किस्म की वैल्यूज आएंगी, या तो 0.5 के साथ या होल नंबर में. अगर n/2 करने से 0.5 आ जाए तो राउंड ऑफ कर दें, दैट वैल्यू इज द मीडियन. और अगर होल नंबर में वैल्यू आ जाए तो प्लस द नेक्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर मीडियन. तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, 8 प्लस नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर मीडियन. आ रही है बात समझ? And after that, what is the formula for variance? The formula for variance in ungrouped data is summation of x squared over n minus mean ka square. And what is standard deviation? It is under root of variance. Standard deviation is always under root of variance. आ रही है बात समझ में? In case of median, data must be in arranged format. अगर अरेंज फॉर्मेट में डाटा नहीं हुआ तो मीडियन गलत होगा. अरे ये बात समझ. नाउ आफ्टर दैट, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको यहां पर मैं करवा दूं फॉर द अनग्रुप डाटा. फॉर एग्जांपल, वी हैव some data values are here. Let's say 0, 1, 2, 7, 10. Data is in arranged format. So make a column of x which is 0, 1, 2, 7, 10. Make a column of x squared. It will be 0, 1, 4, 49, 100. Now first I'm calculating the mean. Mean is summation of x. What is the summation of x? And what is the summation of x squared? 154. So the mean is summation of x over n. So it is 20 divided by how many values we have? 1, 2, 3, 4, 5. So we calculate it. Yeah. Confirm karo. Now, what is mode? What is mode? Mode is the most frequent value. जो value सबसे ज्यादा बार हो, that is called mode. क्या है mode इसमें? What is the mode in this? In this data, what is the mode? बच्चों, अगर इस डाटा में मैं और वैल्यूज ऐड कर दूं, 10, 10. What is the mode of the data? Now the mode of the data is 10 because 10 सबसे ज्यादा बार नजर आ रहा है. लेकिन in our case there is no mode because तमाम ही वैल्यूज एक एक बार ही, right? After that we have to calculate the median. मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, n/2, 5 डिवाइडेड बाय 2. आंसर कितना आया, 2.5. जैसे ही डेसिमल में आया हमने क्या लिखा, थर्ड वैल्यू इज द मीडियन. व्हाट इज द थर्ड वैल्यू, 2 इज द मीडियन. आ रही है बात समझ? एनी कंफ्यूजन? आफ्टर दैट वेरिएंस कैलकुलेट करना है. द वेरिएंस इज समीशन ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर.
So summation of x square is 154 divided by n is 5 minus mean कितना है 4 इसका square. What is the answer? The answer is 14.8. And what is the standard deviation? Under root of 14.8. What is the answer? 3.85 is the standard deviation. आ रही है बात समझ में? Any confusion? Now, after this, we have second thing, grouped data. Now, what we have in the group data, data with frequencies, called group data. Now, what is the formula for mean of the group data? The formula for mean of the group data is summation of fx divided by summation of f. Mode the same, most frequent, median by using the same process. And but what is median? Median is the middle value. After that, the variance formula is summation of fx squared divided by summation of f minus mean squared, and standard deviation is under root of variance. Now, for example, for this, I'm taking a question of group data. Now, an example here, we have to calculate mean and standard deviation. Mean and standard deviation. So now, guys, what is the formula for mean? Summation of fx divided by summation of f. But in this case, we don't have the value of x. यहाँ पर देखें टाइम आपको क्या दिया हुआ है. अगर ये दिया हुआ था 1, 26, 36, 46, 56, तो वो x की वैल्यूज होती. लेकिन यहाँ पर तो क्लास वाइज डाटा दे दिया गया. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? तो बच्चों x कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? मिड वैल्यूज होगा. मिड वैल्यूज पहले कैलकुलेट करेंगे. 1 + 25 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आया? 13. Next value, 26 + 35 divided by 2 is 30.5. Next value is 40.5. Next value is 50.5. And 56 + 90 divided by 2 is 73. After the values of x, make a column of frequencies. फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको दिया हुआ है 4, 24, 38, 34, 20. And after that, according to the formula, we have to make different columns. हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो सारी फॉर्मूला यूज होंगे. तो एक कॉलम बना लीजिए बच्चों, कॉलम ऑफ एक्स स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर इज 169. Then 930.25, then 40.5 square is 1640.25. 50.5 square is 2550.25. Next 73 square is 5329. वैल्यूज बड़ी हैं, इस वजह से इसके क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा दिए हैं, क्योंकि वैल्यूज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जबकि है क्वेश्चन बहुत सिंपल. वी जस्ट हैव टू यूज फॉर्मूला, राइट? आफ्टर द एक्स स्क्वायर वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ एफ एक्स. फंक्शन फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो नाउ 13 4 then 732, then 1539, then 1717, and 20 multiplied by 73 is 1460.
Now, one more column of fx squared. F को multiply किया जाएगा x square के साथ. So now it will be 676. 4 multiplied by 169. आप किससे कर fx square, right? So now 24 into 930 double 326. 28 multiplied by this is 34 multiplied by 2550 0.25 is and 20 multiplied by 5329 is 9 पे चले गए. Now हो गया हमारा क्वेश्चन. Now calculate summation of f. How many values we have? 120. Calculate summation of fx. How many values we have in fx? 5500. Calculate summation of fx squared. How many values here? We have 2786209. Yeah, 20 पे complete है. These are the values. After that, we have to calculate mean. What is the mean? Mean is summation of fx 5500 divided by summation of f 120. Answer कितना आया? 45.8. What is the mode? अच्छा, इसमें मोड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसमें हमसे पूछेगा एग्जामिनर मॉडल क्लास वाइज डाटा में किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 36 to 45. After that we have to calculate the mean. How can we calculate the mean? Sorry, mean तो calculate कर लिया ना. We have to calculate median. जब भी क्लास वाइज डाटा हो, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से. कैसे कैलकुलेट होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे और 50% आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द मीडियन. डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करवाएंगे आपको. ओके. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. समीशन ऑफ fx स्क्वायर 278620 डिवाइडेड बाय summation of f 120 minus mean कितना है? 45.8 whole square. So the answer will be 222.01. And after that the standard deviation. Answer पे check करो. Yes. The answer is 224.2. Okay. Now, what is standard deviation under root of the variance? 14.9 is the standard deviation. Are you clear? Any confusion? Class-wise data के साथ how to calculate mean, median, standard deviation, and all the things. Right? Now, the next thing is हमने पीछे आपसे मैंने कहा था कि बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट को विदाउट यूजिंग डायग्राम भी आपसे पूछेगा. तो अब जरा एक क्वेश्चन करें हम. हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स विदाउट यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. नाउ एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है. नाउ S1 हैवी लेंथ. Now, अब आइए. Here is a question, and the question is the following back-to-back stem and leaf diagram shows
shows the time, yes, to load an application on 61 smartphones. Yes, beta. 61 smartphones on type A and 43 smartphones type B. We have 61 in type A, we have 43 in type B. आपसे कहा find the median and quartile for smartphones of type A. अब आप देखिए according to data how to calculate, अच्छा आगे कह रहे हैं represent the data by drawing a pair of box and whiskers plot. हमें तमाम ही चीजें निकालना होगी. क्या मतलब Q1, Q2, Q3 minimum maximum value for making to represent the data by drawing for making box and whiskers plot. But in the first part we have to calculate the median and quartile of smartphone type A. अब आइए जरा, I'm doing the first part. मीडियन अगर हमें कैलकुलेट करना होता है बच्चों, मीडियन कैलकुलेट करना होता है, इट मींस हमें कैलकुलेट करना है Q2 और इससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा Q1 इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए, फिर हमें कैलकुलेट करना होगा Q3 माइनस Q1 करेंगे तो विल गेट द इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब आइए सबसे पहले हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं. हाउ टू कैलकुलेट Q2? हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव इन टाइप ए? 61 डिवाइडेड बाय 2. बच्चे बताएंगे आप क्या आंसर आ रहा है? 30.5. It means 31st value is the median. It means 31st value is the median. अब कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों. 7 वैल्यू, 7 plus 7, 14 plus 13, 27 वैल्यूज यहां तक कवर हो गई. 28, 29, 30, ये 31, 31st वैल्यू आ गई. आ रही है बात समझ में? तो 31st वैल्यू क्या बनी हमारी जनाब? 31st वैल्यू बनी हमारी की कैसे पढ़ना है हमें? 0.23, 0.21 से पढ़ना है. तो क्या बन गया? 0.52. आंसर आ गया 0.52. आ रही है बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन ना. अब आइए बच्चों, ये 31st वैल्यू है जिसपे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है. टोटल वैल्यूज कितनी है? 61 वैल्यूज है. इसके पीछे कितनी वैल्यूज रह गई? अब 30. और इससे आगे कितनी वैल्यूज रह गई? अब 30. जो पीछे वैल्यूज रह गई हैं कितनी? 30. पीछे कितनी वैल्यूज रह गई? 30. इनका दोबारा मीडियन कैलकुलेट करो. तो 30 का दोबारा मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आया? 15. होल नंबर में आ गया. तो जनाब क्या हो जाएगा? प्लस नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2. 15th वैल्यू काउंट कर रहा हूं मैं. 7 वैल्यूज यहां चली गई, 7 यहां चली गई, 14. तो 15th वैल्यू क्या हो गई? ये 15th वैल्यू हो गई. क्या बनी? 0.40 प्लस द नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई? 0.42 डिवाइडेड बाय 2. आंसर क्या आया? आंसर आ गया 0.41. क्या बात समझ में आ रही है? पीछे तो 30 वैल्यूज रह गई थी, इसका दोबारा से मीडियन कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास Q1 आ गया. अब आगे जो 30 वैल्यूज रह गई इसका दोबारा मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे. तो जनाब फिर वही 15 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15th वैल्यू क्या आई? 0.78 प्लस द नेक्स्ट वैल्यू है 0.80 डिवाइडेड बाय 2. आंसर बताइएगा. 0.79. तो बच्चों ये Q1, Q2, Q3 आ गया. फाइंड द मीडियन. मीडियन कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट कर लिए. एनी कंफ्यूजन? आ रही है बात समझ? अब आइए in the second part we have to make box and whiskers plot for type A and type B both. टाइप ए के लिए मिनिमम वैल्यू बताइएगा मुझे क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू टाइप ए के लिए 0.23. Q1 बताइए, Q2 बताइए, Q3 बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए. टाइप बी के लिए मिनिमम वैल्यू बताइए. Q1 बताइए.
मीडियन पहले दिया हुआ है, मीडियन पहले दिया हुआ है 0.46, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर इसके बाद दिया हुआ है लोअर क्वार्टाइल 0.36, और फिर दिया हुआ है अपर क्वार्टाइल 0.63। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 0.96। सबके डेसिमल हटा दीजिए तो आसानी से हम स्केल ड्राइंग कर लेंगे। जनाब स्केल ड्राइंग करते हैं जनाब। अब तो हमें सिर्फ ये डाटा मिल गया है, हमें उस डाटा गिवन डाटा की नीड नहीं है। ना आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, स्केल बनाते हैं जनाब। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 23 एंड हियर इट इज 21। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 98, मतलब 100 तक हम चलते हैं। हम लोग कहाँ तक चलते हैं? 100 तक चलते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी जीरो से स्टार्ट किया जाए, जहां से काम है वहां से स्टार्ट कर दें। ये सिर्फ स्केल है, ये कोई एक्सेस नहीं है, ये किसी एक्सेस को शो नहीं कर रहा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 से। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आइए वर्किंग करते हैं स्टार्ट। टाइप ए हम बना रहे हैं। टाइप ए, टाइप ए इज what is the minimum value of type A? The minimum value is 23. The minimum value is 23. आपके पास तो ग्राफ होगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। What is the Q1? 41. What is Q2? What is Q3? 79. What is maximum? Now, type B पर आ जाइए। What is the minimum value? 21. What is Q1? What is Q2? What is Q3? What is maximum? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्या कह रहे हैं? स्केल तो 20 से 100 तक ले लिया हमने। फर्स्ट इज 23, तो 23 से हमने एक लाइन मार्क कर, देन 41 से एक लाइन मार्क कर दी, 40 के बाद 41, राइट। देन 52 से एक लाइन मार्क कर दी, ए को ऊपर किया और बी को नीचे कर। ना अब आप देखिए, दिस वन एक लाइन मार्क कर दिया आपने हियर स्ट्रेट। दिस वन हियर, ये आपका बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट बनकर आ गया। यहां पर आइए, दिस वन, ये आपका बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट बनकर आ गया बी के लिए। Now, are you clear about this? Any confusion? Voice? Clear? Now, अब आपसे पूछा गया compare the loading time for these two types of smartphone. तो जनाब अब आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसमें, अगर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं टाइप ए का ग्राफ ये, टाइप बी का ग्राफ ये, टाइप बी और मैं ये लिख सकता हूं टाइप बी इज क्विकर देन टाइप ए। इसका ग्राफ देखिए आप, पूरा ये कहां तक एंड हो रहा है? 96 पे, और ये कहां पे जा रहा है? 98 तक जा रहा है।
और दरम्यान में जो मीन मीडियन मोड वो सॉरी क्वार्टाइल्स का जो बॉक्स बन के आ रहा है वो भी कम है एज कंपेयर टू द बॉक्स ऑफ टाइप ए फोन्स, राइट। तो इस तरीके से हमने लिख दिया टाइप बी इज ग्रेटर देन टाइप ए। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट विदाउट यूजिंग डायग्राम, विदाउट यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज स्केल्ड मीन। ये सारी डिटेल इसकी वीडियो तो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों। अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? कोई भी हो, अगर ग्रुप डाटा है तो अलग फॉर्मूला है, अनग्रुप डाटा है तो अलग फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्केल मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, तो ये क्या है? अनग्रुप डाटा का है। इसके साथ अगर मीन कैलकुलेट करना है किसका? सब्ट्रैक्टेड डाटा का। एक्स में से कोई वैल्यू मैं माइनस कर दूं। और अगर मीन कैलकुलेट करना है हमें एडेड डाटा का, एक्स में कोई चीज मैं ऐड कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एन, मतलब सारी सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ एक्स प्लस ए ओवर एन, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हर वैल्यू में से कोई एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं हम, कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एन, समीशन ऑफ एक्स प्लस ए ओवर एन, राइट। वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, कोई भी एक कांस्टेंट, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, variance will remain same as the original data. Variance will remain same as the original data if we subtract any constant from the whole data, if we add any constant in the whole data, right? And standard deviation, it is under root of variance. Standard deviation again will remain same for subtracted and for the added data. अगर हमारे पास ओरिजिनल डाटा का वेरिएंस मौजूद है, डाटा वैल्यू में से कोई एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वेरिएंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ना स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई चेंज आएगा, राइट। अब आइएगा, अगर हमें ओरिजिनल डाटा का मीन कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिनल डाटा का मीन कैसे होगा? ओरिजिनल डाटा अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं की गई तो मीन का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। ओरिजिनल डाटा का मीन अगर सब्ट्रैक्टेड डाटा से कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एन। जो चीज सब्ट्रैक्ट की गई उसको ऐड कर दो, और यहां पर क्या हो जाएगा? जो चीज ऐड की गई उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आ रही है बात समझ? जो कांस्टेंट ऐड किया गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट किया गया उसको ऐड कर दो। बात आ रही है समझ में? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। ओके स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। क्वेश्चन आपको दिया गया for n values of the variable it is given that subtracted data का सम आपको दे दिया गया। स्केल मीन के क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों? डाटा नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जो एंड रिजल्ट्स होते हैं ना वो दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि डाटा की हर वैल्यू में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया और उसको सम करके जो आंसर आया वो 216 है, वो आपको दे दिया गया। फिर क्या है? समीशन ऑफ एक्स आपको दे दिया गया, आपसे कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। अब सुनिएगा, अगर मुझे सब्ट्रैक्टेड डाटा
अगर मुझे सब्ट्रैक्टेड डेटा, अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है ओरिजिनल डेटा का, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ एक्स ओवर एन बन जाएगा। यस और नो? अगर मुझे सब्ट्रैक्टेड डेटा से ओरिजिनल डेटा का मीन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, सब्ट्रैक्टेड डेटा एक्स माइनस 100 ओवर एन, प्लस क्या करूंगा मैं इसमें? 100, क्योंकि ए को हमें ऐड, सॉरी, ए को हमें ऐड करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? द वैल्यू ऑफ ए हियर इज 100, द वैल्यू ऑफ ए हियर इज 100। नाउ अब आइए, समीशन ऑफ एक्स मौजूद है हमारे पास 2416 डिवाइडेड बाय एन नहीं मालूम, वही तो निकालना है हमें। 216 ओवर एन प्लस 100, सिंप्लीफाई करेंगे और एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ एन इज 22। एन की वैल्यू क्या आ गई? 22 गिवन है ना, तो 216 जो जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने रख दी, आंसर आ गया। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ स्केल मीन। स्केल मीन के क्वेश्चन में फिर बता दें, आपको डेटा गिवन नहीं दिया जाता, डेटा के कॉलम्स का सम आपको दे दिया जाता है, राइट? नाउ द टाइम टेकन t hours to deliver letter on a particular route each day measured on 250 working days। n क्या दे दिया आपको? 250। द मीन आपको दे दिया 2.8 आवर्स। सब्ट्रैक्टेड डेटा का रिजल्ट आपको दे दिया, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, द टाइम टेकन। वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? अब आप देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें सब्ट्रैक्टेड डेटा से कैलकुलेट करना है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला हियर। ये क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ सब्ट्रैक्टेड डाटा है ना, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर n माइनस मीन ऑफ द सब्ट्रैक्टेड डाटा, माइनस मीन ऑफ द सब्ट्रैक्टेड डाटा माइनस मीन स्क्वायर, राइट? सो आफ्टर दैट यहां पर क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एडेड डाटा ओवर n माइनस मीन ऑफ द एडेड डाटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा का स्क्वायर। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वो तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, राइट? लेकिन आप किसी भी फॉर्मूला से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा सेम। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट इन द डाटा, राइट? सुनिएगा अब, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आई एम कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ डिवाइडेड बाय n प्लस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर, और माइनस मीन किसका? t माइनस 2.5 का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ओरिजिनल डाटा का मीन है 25, अगर ओरिजिनल डाटा का मीन है 25, डाटा में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्टेड डाटा का मीन क्या हो जाएगा? 15। 10 सब्ट्रैक्ट कर, एडेड डाटा का मीन क्या हो जाएगा? 35। ओरिजिनल डाटा का मीन अगर 25 है, तो सब्ट्रैक्टेड डाटा का जो सब्ट्रैक्ट किया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो ऐड किया वो ऐड कर दो। अरे बात समझ आइए। अब आइए, समीशन ऑफ t माइनस 2.5 होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? वैल्यू 96.1। यहां पर बेसिकली ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n, n कितना है? 250 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन किसका? सब्ट्रैक्टेड डाटा का। मीन किसका? सब्ट्रैक्टेड डाटा का। तो मीन यहां पर किसका दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है, ये तो ओरिजिनल डाटा का दिया हुआ है 2.8। द मीन टाइम टेकन इज 2.8। अगर सब्ट्रैक्टेड का या एडिट का होता तो हमें बताते, लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट आपको मीन दे दिया गया, ओरिजिनल डाटा का मीन 2.8।
ओरिजिनल डाटा का मीन अगर 25 हो तो सब्ट्रैक्टेड डाटा का कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड डाटा का मीन कैसे आएगा? इसमें से क्या माइनस करूं मैं? इसमें से क्या माइनस करूं मैं? 2.5। आ रही है बात समझ में? तो ये सब्ट्रैक्टेड डाटा का मीन आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस? द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज 0.2949 and how to calculate the standard deviation? Under root of the variance. Under root of 0.2949 will give us 0.543। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप सब्ट्रैक्टेड डाटा या एडेड डाटा के थ्रू मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो जनाब मजीद डिटेल वर्किंग अगर आप लोगों ने किसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की देखनी है तो वो चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं टॉपिक वाइज, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अ जनरल रिव्यू ऑफ representation of data. Next topic we are going to start, and that topic is permutation combination. Okay students, the next topic is permutation and combination, the favorite topic of students. Permutation is always for arrangement, combination is always for selection. In arrangement, order is important, right? Combination mein there is no order in combination, right? The formula for permutation is NPR. The formula for combination is NCR. परम्यूटेशन हम लोग एक और तरीके से भी करते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू। तो परम्यूटेशन में हम फॉर्मूला कम यूज करेंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हों कि किस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं चीजों को। नाउ सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल we have to arrange 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है हमें। सो मेक 5 बॉक्सेस। अब आप देखिए फर्स्ट बॉक्स में आउट ऑफ 5 कोई भी एक स्टूडेंट आ सकता है, then out of 4, then out of 3, then out of 2, then out of 1, multiply all of the elements, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बहुत लेंदी हो रहा है बोलना, तो हम इसको लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आंसर इज 120, and answer is 120. Now for example we have to arrange letters of apple. We have to arrange letters of apple. How many letters we have in this? 5 factorial. लेकिन इसमें आइडेंटिकल 2 p आ रहे हैं, आइडेंटिकल लेटर से हमेशा डिवीजन होती है। So the answer will be 60. The answer will be 60. For example we have to arrange letters of a big apple. So now how many letters we have in this? 7 factorial. How many identical letters we have? How many identical letters we have? 5 identical letters. 5 identical letters means 2a and 3p. Identical letters से आप डिवाइड करेंगे identical letter के factorial से. So the answer is
identical letters इसमें 2A 3P, so the answer is 420, right? Arrangement के टाइम पर, at the time of arrangement, arranging, नहीं, ठीक हो गया? Now after that, for example, in the D we have A, B, C, D, E. We have 5 letters and we have to arrange these 5 letters. So the first part is, if we have to arrange these 5 letters, so the answer will be 5 factorial means 120. अब आपसे in the second part कहा गया ENCR, together, इसके लिए आपने बॉक्स बनाना है. 1 2 3 4 5, the 5 boxes ENCR together. तो दोनों का आपने एक साथ रख दिया ENC. जब साथ रखेंगे तो इसके लिए आप बना देंगे एक बड़ा बॉक्स. टुगेदर के लिए हमेशा बड़ा बॉक्स बनकर आएगा. नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव टू अरेंज? 1 2 3 4. 4 boxes we have to be arranged. 4 factorial. In the big box we have 2 more letters, so arrangement is 2 factorial. Are you clear? So the answer is 48. Now in the third part, E and C are not together. तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपने पहले इनको साथ रखा. टोटल कितना है? 5 फैक्टोरियल 120 माइनस टुगेदर 48. So the answer will be 72. This is the answer. Means अगर हमें साथ रखना हो तो बड़ा बॉक्स बना देंगे हम, और अगर हमें अलग अलग करना हो तो टोटल में से माइनस कर दिया जाएगा साथ वाले परम्यूटेशंस को, साथ वाली अरेंजमेंट्स को. Where in the third part, actually 5 factorial all arrangements minus arrangement of together. Just वो तो अरेंज करने के लिए आता है ना. Now after that, for example we have 5 girls. For example we have 5 girls and 4 boys. हमें इनको ऑल्टरनेट अरेंज करना है. याद रखिएगा फॉर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किस तरीके से होगा? दोनों ग्रुप के फैक्टोरियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा. 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अगर आप करेंगे तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाएगी. और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब दोनों में डिफरेंस 1 का हो. 5 गर्ल्स 4 बॉयज, 9 गर्ल्स 10 बॉयज, 7 गर्ल्स 6 बॉयज, तो ऑल्टरनेट अरेंज हो सकते हैं. द आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. व्हाट इज द रिजल्ट? 2880 is the answer for alternate arrangement. Now let's say we have 5 girls and 3 boys. Boys are not together. अच्छा, पार्ट ई में भी यही था कि बॉयज आर नॉट टुगेदर, तो ऑल्टरनेट अरेंज किया, दे आर नॉट टुगेदर देन, राइट? अब आप देखिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो सकती. 5 गर्ल्स 3 बॉयज आर नॉट टुगेदर. अब क्या करें? याद रखिएगा जब भी डिफरेंस 1 से ज्यादा का हो, तो एक रूल आपको मैं बता दूं.
How many girls we have? 5. 1, 2, 3, 4, 5 girls. हमें इनको नॉट टुगेदर करना है. बॉयज आर नॉट टुगेदर. तो गर्ल्स के ऑल्टरनेट पर बॉयज आ सकते हैं. गर्ल्स के ऑल्टरनेट पर बॉयज आ सकते हैं जनाब. अब देखिएगा हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर बॉयज. 1, 2, 3, 4, 5, 6. गर्ल्स कितनी थी? 5. एक ज्यादा ऑप्शन आता है, राइट? तो 6 ऑप्शंस फॉर बॉयज. 6 में से किसी भी 3 जगह पर बॉयज आ जाएंगे तो वो अलग रहेंगे. बॉयज आर नॉट टुगेदर रहेंगे. 6p3 multiply by how many girls we have? 5. Arrangement for the girls 5 factorial, and what is the answer? 14400. This is the arrangement जिसमें क्या हुआ? बॉयज अलग हो गए गर्ल्स से, राइट? बॉयज एक साथ नहीं हुए जिसमें, राइट? नाउ let's say we have 7 boys and 5 girls. हमें गर्ल्स को अलग अलग करना है. गर्ल्स आर नॉट टुगेदर. तो ये बॉयज को अल्टरनेट पर आ सकती हैं. बॉयज कितने हैं? 7. तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शंस बन जाएंगे? 8. 8 में से एनी 5 places for girls. Any 5 places for girls because girls are 5. Multiply by boys कितने हैं? 7. 7 factorial. By this you will get the result in which girls are not together. आ रही है बात समझ में? इसके साथ साथ अरेंजमेंट के लिए तो परम्यूटेशन यूज होगा. अगर आपसे कहा जाए we have 6 vacancies. Yes. Alternate to boys. 7 का alternate पर 8 बन जाएंगे ना. जैसे alternate to 5 कितने बन गए थे? 6. एक ज्यादा होता है जिसके alternate पर चलेंगे. 6 vacancies to be filled by 15 applicants. 6 vacancies to be filled by 15 applicants. तो अब आप देखिए 15 में से कोई से भी 6 लोग हमें सिलेक्ट करना है. तो टोटल कितना हो गया? 15. सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन 15C6. So what is the answer? 6 vacancies to be filled by 15 applicants. 5005. After that, let's say in the second part, 6 vacancies to be filled by these 3 women and 3 men. Altogether we have 7 women and 8 men. Total कितना हो गया? 15 हो गए. So we have to find the result. So out of 7, how many we have to pick? 7C3. Out of 8, how many we have to pick? 8C3. यहां से रिजल्ट आ गया. हमने 7 वुमेन में से कोई सी 3 पिक कर ली. 8 मैन में से कोई से 3 पिक कर ली. व्हाट इज आंसर? 1960. चेक कर लीजिए फिर से. 1960. okay. After that, in the third part, for example, we need at least 3 women. अब आइए, from 7 women, 3 women, multiply by from 8 men, we have to fill 6 vacancies, 8C3, or from 7 women, 4 out of 8 men, it is 2, or from 7, we have to take 5 women, from 8, 1 man, or from 7 women, all 6 women are here, so there is no man.
यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एटलीस्ट 3 वुमेन की बात थी, तो 3 वुमेन आ सकती हैं, 4 वुमेन आ सकती हैं, 5 वुमेन आ सकती हैं, या 6 की 6 वुमेन आ जाए। आ रही है बात समझ में? तो एटलीस्ट के लिए हम इस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? नाउ आफ्टर दैट, दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट जरा चेक करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का इसका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का आ सकता है। Okay, students, a question from the past paper of permutation combination. क्या कहा गया in the first part? कहा गया जनाब, a plate of cake. Yes, boys, there. A plate of cakes hold 12 different cakes. 12 different cakes. Find a number of ways these cakes can be shared between Alex and James. Alex and James, if each receives an odd number of cakes. अब आइए, क्या मैं कह सकता हूं एलेक्स को अगर मैं एक केक देता हूं तो जेम्स को कितने केक जाएंगे? 11। यस और नो? यस बेटा, हियर। एलेक्स को अगर 3 केक्स मिलते हैं तो जेम्स को कितने जाएंगे? एलेक्स को अगर 5 केक्स मिलते हैं तो जेम्स को कितने जाएंगे? एलेक्स को अगर 7 केक्स मिलते हैं तो जेम्स को? एलेक्स को अगर 9 केक्स मिलते हैं तो जेम्स को? एलेक्स को अगर 11 केक्स मिलते हैं तो जेम्स को? आ रही बात? अब सुनिएगा, वी हैव अ प्लेट ऑफ केक्स, राइट? सबसे पहले हम एलेक्स के पास गए और एलेक्स को कहा हमने इसमें से एक केक सिलेक्ट कर लें। एलेक्स को क्या कहा? इसमें से एक केक सिलेक्ट कर लें। तो एलेक्स हैज ऑप्शंस टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 12, और जेम्स को हमने बाकी की पूरी प्लेट दे दी। जेम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, जेम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली पूरी प्लेट दे दी, 11 सी 11, राइट? नाउ अब आइए, फिर एलेक्स के पास गए, कोई से 3 सिलेक्ट कर लें इसमें से, तो 12 सी 3। फिर एलेक्स के पास सिलेक्शन का ऑप्शन, फिर एलेक्स के पास सिलेक्शन का ऑप्शन, फिर एलेक्स के पास सिलेक्शन का ऑप्शन, फिर एलेक्स के पास सिलेक्शन का ऑप्शन। और जेम्स के सारे ऑप्शन तो 1 के ही होंगे, 11 से 11, 9 सी 9, 7 सी 7, 5 सी 5। तो इस पर तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 11 से 11 इज 1, 5 से 5 इज 1। So the addition of all the options is 2048, 12C1 plus 12C3 plus 12C5 and this so on. तो जनाब हम इस तरीके से केक्स ऑड नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एलेक्स और जेम्स को। इज दिस क्लियर? सेकंड, क्या कहा गया? Another plate holds 7 cupcakes with different color icing, 4 brownies with different sizes. Find a number of ways 11 cakes can be arranged in a row if no brownies next to each other. 7 cupcakes and 4 brownies. अभी तो करके आया ऐसा क्वेश्चन, 7 के ऑल्टरनेट पर अगर ब्राउनीज आ गई तो अलग अलग हो जाएंगी ब्राउनीज। तो 7 के ऑप्शन ऑल्टरनेट पर कितने बनेंगे? 8 में से किसी 4 जगह पर ब्राउनीज मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल फॉर केक्स, तो आंसर विल बी 8467200। आर यू क्लियर? अभी जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं एग्जाम्पल में। हमजा, इज दिस क्लियर? नाउ इन द थर्ड पार्ट, a plate of biscuit hold 4 identical chocolate biscuit, 4 identical chocolate biscuit, 6 identical shortbread biscuit, 2 identical gingerbread biscuit। ठीक है, और तुम कौन सा खाते हो? सुपर बिस्किट। नाउ वी हैव 4 chocolate biscuit, 6 shortbread, 2 gingerbread। आपसे कहा these biscuits are all placed in a row, find how many different arrangement possible if the chocolate biscuits are all together। बच्चों चॉकलेट बिस्किट सारे एक साथ हो तो एक बॉक्स बन गया, साइलेंट पर मोबाइल हो जाए। चॉकलेट बिस्किट्स आर 4, ये सब एक साथ हो गए। सो नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव टू बी अरेंज्ड? 4 + 6 + 2, 9 बॉक्सेस। तो जनाब
क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय बड़े बॉक्स का कितना 4 फैक्टोरियल। आगे आंसर, आगे आंसर, एनी कंफ्यूजन? यहां पर एक चीज भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है 4 आइडेंटिकल, 6 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल। आइडेंटिकल एलिमेंट से क्या करते हैं हम 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल एलिमेंट से जनाब डिवाइड होगा एंड द रिजल्ट विल बी 252। द रिजल्ट विल बी 252। एनी कंफ्यूजन? अरेंज करने के बाद आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर होंगे तो उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा। एनी कंफ्यूजन? Now another question from the past paper. What we have in this question: 8 children of different ages stand in a row in a random order. Find a number of different ways this can be done if none of the 3 youngest children stand next to each other. कितने हैं बच्चों total? How many students we have? 8. None of the 3 youngest stand next to each other. Then 3 plus 5 will be 8. ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये एक साथ ना हो, ये जो 3 स्टूडेंट है ये एक साथ ना हो, तो मतलब 5 के ऑल्टरनेट पर आने चाहिए। 5 के ऑल्टरनेट पर कितने ऑप्शंस बन जाएंगे 6p 3 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग 5 फैक्टोरियल ऑफ द स्टूडेंट्स। आ रही है बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी किया और प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ गया था। 14400 इज द रिजल्ट। आफ्टर दैट इन द बी पार्ट, David chooses 5 chocolates from 6 different dark chocolate, 4 different white chocolate, 1 milk chocolate. He must choose at least one of each type. Okay, 5 chocolates pick करना है इसको 6 different dark chocolate से, 6 different dark chocolate से, 4 different white chocolate and 1 milk chocolate. 1 milk chocolate, right? तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स आपको दी गई। आपसे कहा गया ही मस्ट चूज एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, कम से कम एक तो हर टाइप की होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर मैं कहूं, अगर हम पिक कर रहे हैं 3 डार्क चॉकलेट, 3 डार्क चॉकलेट, 1 व्हाइट चॉकलेट, 1 मिल्क चॉकलेट। एनी कंफ्यूजन? अगर मैं कहूं 2 डार्क चॉकलेट और 2 व्हाइट चॉकलेट तो 1 मिल्क चॉकलेट। अगर मैं कहूं 1 डार्क चॉकलेट, 3 व्हाइट चॉकलेट, 1 मिल्क चॉकलेट। इसके अलावा नहीं बन सकता। अगर मैं कहूं 4 डार्क चॉकलेट, 1 व्हाइट चॉकलेट तो मिल्क चॉकलेट नहीं होगी, राइट? टोटल 5 उठाने हैं हमें, तो इट मींस ऑप्शन आर दीज। अब सुनिएगा, 3 चॉकलेट्स डार्क हमने पिक की आउट ऑफ 6C3, 6C2, 6C1, दिस वन 4C1। अब इसमें देखो ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें। पहले जो एलेक्स और जेम्स वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। हियर इट इज, यहां पर नहीं है, 1 1 1 ही चल रहा है, यहां पर 1 1 1 ही चल रहा है। सबको करेंगे हम मल्टीप्लाई, सबको करेंगे हम मल्टीप्लाई ऑप्शंस को, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको एट द एंड कर लेंगे हम ऐड। सो इट विल बी 194। टोटल ऑप्शंस कितने आ गए जनाब 194 ऑप्शंस। आर यू क्लियर? आफ्टर दैट इन द पार्ट सी क्या कहा गया, अ पासवर्ड फॉर Chelsea's computer consists of 4 characters in a particular order. कितना मुश्किल नाम है Chelsea's। हमारे यहाँ नाम क्या होता है दलाल, सिंपल। Now the characters are chosen from the following. The characters are chosen from the following. 26 capital letters. तो कैपिटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं बच्चों 26। 9 डिजिट्स, डिजिट्स है 9। सिंबल्स कितने हैं जनाब 5 सिंबल्स। The password must include at least 1 capital letter, at least 1 digit, at least 1, सब में से एक उठाना जरूरी है।
टोटल पासवर्ड बनाना है किससे? 4 कैरेक्टर से, 4 कैरेक्टर से। तो अब सुनिएगा, फिर वो स्टार्ट करता है। अगर 1 कैपिटल लेटर 1 डिजिट तो कितने सिंबल? 2। 1 कैपिटल लेटर 2 डिजिट तो कितने सिंबल? 2 कैपिटल लेटर 1 डिजिट तो कितने सिंबल? इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बनेगा, राइट। आगे आइए। अब क्या मैं कह सकता हूं 26C1, 26C1, 26C2, 9C1, 9C2, 9C1, 5C2, 5C1, 5C1। अकॉर्डिंग टू दिस सबके रिजल्ट्स को जब ऐड किया गया, सो द आंसर विल बी 21645। किसके लिए? 4 चीजों की करेक्ट, 4 करेक्टर्स की सिलेक्शन के लिए, 4 करेक्टर की सिलेक्शन के लिए ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया और फिर वर्टिकली हम लोगों ने सबको ऐड करके लिख दिया। दिस इज द आंसर। आगे सुनिएगा। The password must include this. This is no character can be repeated. Find a number of different password that Chelsea can make. Right? Is this the result? No, this is not the result because there is the most important word in this. The password of the password of Talal's computer consists of 4 characters in particular order. ऑर्डर इंपॉर्टेंट कहां होता है? ऑर्डर हमें अरेंज भी करना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट मींस वी मस्ट हैव टू अरेंज। 4 करेक्टर उठा तो लिए हमने, सिलेक्ट तो कर लिए, सिलेक्शन का 21645 आ गया। अब 4 करेक्टर्स को अरेंज करना क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट 4 लोगों की क्या हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल। सो द आंसर विल बी 519480। दिस इज द रिजल्ट। सिलेक्ट भी किया, अरेंज भी कर, सिलेक्ट भी किया और अरेंज भी कर दिया। बात समझ में आ रही? Now, question number 3 from the past paper. What we have in this question number 3, क्या कहा गया जनाब? Find how many numbers between 3000 5000 can be formed from the digit 1 2 3 4 5. If digits are not repeated, we have to make digits between 3000 to 5000. It means we have to make a number between these. It means it is a 4-digit number. It means it is a 4-digit number. So I'm doing A1, 1 2 3 4। अब सुनिएगा, इन बिटवीन 3000 एंड 5000, तो क्या 1 आ सकता है फर्स्ट डिजिट पर? नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 3000 पे स्टार्ट करना है। क्या 2 आ सकता है? नहीं। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है? नो, 5 से बड़ा, 5000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट बॉक्स वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। पहले बॉक्स के 2 ऑप्शंस हो गए, बाकी बॉक्सेस में तो कुछ भी आ सकता है। आउट ऑफ 5 हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया फॉर द फर्स्ट बॉक्स। दीज आर द ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस है एक नंबर सिलेक्ट करने का। एक सिलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग कितने रह गए? 4। रिमेनिंग कितने रह गए? 3। रिमेनिंग कितने रह गए? 2। आंसर कितना आ गया? 40। आंसर कितना आ गया? 48। आर यू क्लियर? 48 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। In the second part, if digit can be repeated and the number of formed is odd, digit repeat हो सकता है और नंबर क्या फॉर्म होगा? odd। तो बच्चों अगर odd इवन की बात हो तो सबसे पहले लास्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है हमें। लास्ट बॉक्स में अगर 1 आ गया तो odd बनेगा। लास्ट बॉक्स में अगर 3 आ गया तो odd बनेगा। लास्ट बॉक्स में अगर 5 आ गया तो क्या ऑड बनेगा? तो लास्ट बॉक्स का ऑप्शन हमने फिक्स कर दिया, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हमने फिक्स कर दिया खुद से। सही।
क्या कह रहे हैं, इन बिटवीन 3000 एंड 5000 बनाना है हमें। तो पहले बॉक्स पे 3 आएगा या 4 आएगा, तो 3 या 4 मतलब 2 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट बॉक्स। इसमें 3 आएगा या 4 आएगा, अगेन 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें 3 आएगा या 4 आएगा, ये क्यों लिखा, क्योंकि इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो पहले बॉक्स का ऑप्शन सिर्फ एक ही रह जाता 4, क्योंकि 3 हम आखिरी बॉक्स में सिलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है तो हम 3 को दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वही 3 आएगा या 4 आएगा, अगेन 2 ऑप्शंस। दो नंबर सिलेक्ट हो गए, दो नंबर सिलेक्ट हो गए, पहला बॉक्स और आखिरी बॉक्स। रिमेनिंग कितने रह गए, 5। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहां पे फिर 5 में से कोई सा भी एक आएगा, देन अगेन आउट ऑफ 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज। फिर 5, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो हम कम करते जाते, रिपीटेशन अलाउ है तो हम इसको कम नहीं कर रहे। बाय दिस द फाइनल आंसर इज, कैलकुलेट द फाइनल आंसर, 150 is the final answer. Addition of all the things with multiplication. The final answer is 150. Are you clear? So students, इसमें देखें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट तो हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि वेयर टू यूज परम्यूटेशन, वेयर टू यूज कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन इज फॉर अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज फॉर सिलेक्शन। परम्यूटेशन में काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे, हम बॉक्सेस बनाएंगे। कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर अरेंजमेंट एंड ऑल द थिंग्स। More questions you can see from the channel, right? Please subscribe, Yes, like, share, comment. thank you. Press the Now. bell icon for more videos. Now, probability, the third one. A simple topic of your S1. What we have in probability, some rules of probability are, the first is addition rule. Addition rule of probability represented by union और प्लस साइन। जहां पर भी और लिखा हुआ आ जाए बॉयज, वहां पर आपने एडिशन रूल अप्लाई करना है, प्लस यूज करना है। एंड एडिशन रूल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आफ्टर द एडिशन रूल वी हैव mutually exclusive events. Mutually exclusive events are those events in which, let's say if we have to calculate A union B, mutually exclusive events वो events होते हैं जो at a time ना हो सके, day and night. Simplest example, day and night at the same place, right? So probability of A multiply by probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इक्वेशन आपने प्रूफ कर दी तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एग्जामिनर आपसे इक्वेशन प्रूफ करवाएगा। और एक और कंडीशन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, ए इंटरसेक्शन बी इज 0। अगर किसी क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाए तो आप कहेंगे इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए यूनियन बी बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो आप कहेंगे इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Now, another thing, independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी एग्जामिनर बार बार पूछेगा। इसमें आपने इक्वेशन क्या प्रूफ करना होगी, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स जो एट अ टाइम तो हो सके लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें।
जो एट अ टाइम तो हो सके लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस रूम में मैथ्स की क्लास चल रही है, किसी दूसरे रूम में फिजिक्स की क्लास, किसी दूसरे रूम में केमिस्ट्री की क्लास, क्लास एट अ टाइम हो रही है लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती ही कंडीशनल है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन देखना होगी हमें और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा, राइट। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होता है, लिखा कैसे जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये जो बार के बाद लिखा हुआ है ना बी, ये टोटल इवेंट्स होते हैं, ए गिवन बी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमेशा याद रखिए जो बार के बाद गिवन के बाद लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? टोटल इवेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये क्या होगा जनाब? टोटल इवेंट्स। आफ्टर द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऑलवेज इक्वल्स टू 1. Probability of happening and not happening always equal to 1. Now अब आइए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पिक करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स इसमें जो 3.4 में ये जो बार है, दिस बार इज कॉल्ड बार ऑफ गिवन दैट, दिस बार इज कॉल्ड बार ऑफ गिवन दैट, राइट। बार के बाद जो भी चीज लिखा है मींस के गिवन दैट के बाद ये चीज लिखी हुई है, और गिवन दैट के बाद जो भी एलिमेंट लिखा हुआ होगा वो टोटल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन देखिए, अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। बच्चों प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ट्री डायग्राम या पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, राइट। किसी क्वेश्चन में मार्क्स भी होते हैं ट्री डायग्राम के, किसी में मार्क्स नहीं होते, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आफ्टर मेकिंग द ट्री डायग्राम। लाइक इन दिस क्वेश्चन, during the school holiday each day Khalid either ride on bicycle or skateboard. Khalid does not ride on the bicycle on the same, okay. If he rides on his bicycle, then the probability that he hurts, okay, I'm making a tree diagram of the experiment. He may go from the bicycle or he may go from the skateboard. For bicycle the probability is 0.6. For skateboard, what is the probability? Summation of the both branches, summation of all the branches of any tree is equal to 1. So 1 minus 0.6 is 0.4, and it is also given in the question. The probability of a skateboard is 0.4, right? If he rides on bicycle, Khalid heard and does not. Skateboard heard and does not. Now heard on the bicycle is 0.05 and does not will be 9.5. Hurt on the skateboard is 0.75. and does not is 2.5. ये आपके पास फ्री डायग्राम बनकर आ गई। इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखिएगा हाउ टू सॉल्व दिस। इन द फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट दैट द Khalid hurts himself. हर्ट की प्रोबेबिलिटी यहां से और यहां से। बच्चों जब भी ट्री डायग्राम में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, वर्टिकल मूवमेंट होती है तो एडिशन। हर्ट की प्रोबेबिलिटी देखिएगा, बाइसाइकिल से हर्ट मींस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस स्केटबोर्ड से हर्ट तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो आंसर कितना आ गया? 0.33 इज द आंसर ऑफ हर्ट, राइट। नाउ इन द सेकंड पार्ट, क्या लिखा हुआ है?
गिवन दैट के बाद जो भी होगा वो टोटल इवेंट्स होंगे, गिवन दैट के बाद जो भी होगा वो टोटल इवेंट्स, गिवन दैट खालिद हर्ट्स हिमसेल्फ, हर्ट होना इज द टोटल इवेंट, राइट, हर्ट होना इज द टोटल इवेंट, हर्ट हिमसेल्फ, तो टोटल इवेंट हर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.3, हर्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3, हर्ट हिमसेल्फ ऑन अ पर्टिकुलर डे, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी में से, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी में से, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये, इसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज राइडिंग ऑन हिज skateboard, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज राइडिंग ऑन हिज skateboard, हर्ट कहां से, skateboard से, हमें इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, टोटल हर्ट पे से, टोटल हर्ट में से हमें इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, skateboard से हर्ट होना क्या है 0.4 multiplied by 0.75 divided by the total hurt. So what is the answer? The answer is 0.91. Are you getting the concept? बात समझ में आ रही है? Given that के बाद जो भी चीज लिखी होगी वो टोटल इवेंट्स होंगे, उन टोटल इवेंट में से हमें चेक करना है कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। आर यू क्लियर? आ रही है बात समझ में? Now students, another question from the past paper. Yes, better here. For a group of 250 cards, the table is given. One card is selected at random. In the first part, find out the probability that a red or a silver card manufactured in Korea. We have to calculate red or silver manufactured from Korea. Red from Korea is 30. Silver from Korea is 34. So according to this, what is the answer of part 1? Red or silver? So red कितनी है जनाब कोरिया के पास 34 प्लस सिल्वर, सॉरी रेड कितनी है 30 प्लस सिल्वर कितनी है 34 डिवाइडेड बाय द टोटल कार्ड्स कितनी है हमारे पास 250। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप सिंपल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। इन द सेकंड पार्ट, नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, जापान में मैन्युफैक्चर्ड ना हो तो जापान वाली कार्ड्स कितनी है या इनको हटा दें, रिमेनिंग कार्ड्स कितनी हो गई, समीशन ऑफ द रिमेनिंग कार्ड्स, कोरिया और जर्मनी की कार्ड्स को ऐड कर लें, क्या आंसर आया जनाब 190 कार्ड्स डिवाइडेड बाय 250, so this is the probability that not manufactured in Japan, right? After that, in the third part क्या कहा गया, X is the event that the selected car is white, X is the event that the selected car is white, Y is the event that the selected car is of Germany, जर्मनी वाले को Y कह रहे हैं और व्हाइट कार्स को X कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब आइए, by using appropriate probability determine event X and Y are independent or not। इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, probability of X intersection Y if it is equal to probability of X multiplied by probability of Y, then the events are independent, then the events are independent। So X intersection Y, X intersection Y क्या आ रहा है 32 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 250, ऐसा ही है, इक्वल टू X की प्रोबेबिलिटी क्या है 32 प्लस 22 प्लस 26 कितना हुआ 80 डिवाइडेड बाय 250, Y कितना हुआ जनाब 30 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 28 कितना हुआ 100 डिवाइडेड बाय 250, लेफ्ट साइड से 16 अपॉन, सॉरी लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें जरा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या आंसर आ रहा है 16 अपॉन और राइट साइड को कीजिए, राइट साइड is 16 over 125, the both are equals, yes they are independent, yes they are independent। Are you clear? Any confusion? Hopefully no, right? Question number 3, question number 3 is Ali throws 2 fair tetrahedral dice,
each with faces 1, 2, 3, 4. She notes the number on the face that the dice land on. Event S is the sum of the two numbers. Event T is the product of the two numbers. Okay. अब आप देखिए first 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. S is the sum of the two numbers is 4. S किसको कहा गया? अगर sum 4 आ जाए तो मैं S लिख रहा हूं बच्चों। इसमें स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन करते हैं, नंबर लिखना शुरू हो जाते हैं। आप नंबर्स मत लिखिएगा, जहां सम 4 आ जाए वहां S लिख दीजिए। तो जनाब 1 + 3 is 4, 2 + 2 is 4, 3 + 1 is 4। और कहीं तो S नहीं। जहां प्रोडक्ट ऑड आ जाए वहां T लिख दीजिए आप। तो जनाब 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, सही लिख रहे हैं। 2 के साथ तो सभी इवन बनेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके अलावा तो और कोई इवेंट और कोई प्रोडक्ट ऑड नहीं है, राइट। अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस जो हमने लिखा था, डिटरमाइन वेदर S एंड T आर इंडिपेंडेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन T must be equal to probability of S multiplied by probability of T। S इंटरसेक्शन T कितनी जगह हो रहा है, 1 and 1 2, दो जगह पर 2/16। S की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/16। T की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/16। क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है? इट इज 1/8 इक्वल्स टू 3/64। नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। Now, in the second part, are the event exclusive? Mutually exclusive. S intersection T is not equal to 0. No, they are not exclusive. ना ये exclusive है, ना ये independent है। आ रही है बात समझ? Any confusion? वही जो equations लिखवाई उनके accordingly हम proof कर रहे हैं इन चीजों को, right? Now, another question from probability, and the question is, box A contain 8 white, 2 yellow balls, box B contain 5 white। Okay, मैं boxes बना रहा हूं। Box A contain 8 white, 2 yellow, box B contain 5 white, X yellow। A ball is chosen at random from box A and placed in box B। बॉक्स ए से एक बॉल पिक की जाएगी और बॉक्स बी में रखी जाएगी, और बॉक्स बी में रखी जाएगी। अ बॉल इज देन चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स बी। इसके बाद बॉक्स बी से बॉल पिक की जाएगी। बॉक्स बी से डायरेक्ट नहीं पिक की जाएगी, पहले ए से बी में रखेंगे फिर बी से पिक करेंगे। द ट्री डायग्राम बिलो शोज द पॉसिबिलिटीज। justify the probability of x over x plus 6। इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें जस्टिफाई करना है। अब सुनिएगा कैसे जस्टिफिकेशन होगा। बॉक्स ए से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/10, 0.8। और येलो की क्या है, 0.2। एनी कंफ्यूजन? यस, एस हियर। नाउ अब आप देखिए व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स बी, व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स बी। अब आप देखिए बॉक्स बी से अगर व्हाइट बॉल पिक की जाएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले हम बॉक्स ए से कौन सी बॉल पिक कर चुके, व्हाइट पिक कर चुके, बॉक्स बी में रख दी, दोबारा से व्हाइट, तो व्हाइट कितनी हो गई, 6 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है इसमें, x + 6, क्योंकि एक बॉल बॉक्स ए से आ चुकी है। देयरफॉर हम जस्टिफाई कर रहे हैं पार्ट 1 को, 1 माइनस, अगर मैं x ओवर x + 6 करता हूं जो इसने एग्जामिनर ने गिवन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x + 6 माइनस x ओवर x + 6 कैंसिल किया,
So the answer is 6 over x plus 6. This is the justification कि हमने जो ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकाली एक्सपेरिमेंट को रीड करते हुए, अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं येलो की ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को, तो वही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही निकल कर आ रही है. दिस इज द जस्टिफिकेशन. क्लियर? आफ्टर दैट, in the second part, copy and complete the diagram. डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट ब्रांच तो कंप्लीट हो चुकी. अगर सेकंड ब्रांच पर चलते हैं, बॉक्स ए से येलो निकाली और रख दी बॉक्स बी में, तो दोबारा येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? येलो कितनी हो गई? अब पहले कितनी थी? एक्स. एक येलो बॉक्स ए से चली गई, तो क्या हुई? एक्स प्लस 1. और टोटल बॉल्स कितनी हो गई? एक्स प्लस 6. अब आइए, येलो बॉल उठाकर इसमें रख दी. व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास? 5. और टोटल बॉल्स कितनी है? तो ये आपका ट्री डायग्राम कंप्लीट हुआ. आगे कह रहे हैं इन द थर्ड पार्ट, if the ball chosen from box A is white, then the probability that the ball chosen from box B is also white is 1/3. बॉक्स बी से बॉक्स ए से व्हाइट हो, तब बॉक्स बी से व्हाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल. वो किसके इक्वल है? ये सिर्फ बॉक्स बी को डिस्कस कर रहे हैं, चलते हुए नहीं आएंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय दिस, नहीं. कह रहे हैं बॉक्स ए से व्हाइट पिक कर ली, देन आपको अलग कर रहा है. देन फ्रॉम बॉक्स बी probability of the white branch is 1/3. So calculate x. So it will be x plus 6 equals to 18. And what is the value of x? The value of x is 12. The value of x is, हमने बॉक्स बी की व्हाइट ब्रांच को इक्वल कर दिया 1/3 से और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. आफ्टर दैट, in the fourth part, given that the ball chosen from box B is yellow, box B से येलो उठाओ. Find the conditional probability that the ball chosen from box A was yellow. क्या कहा गया? Given that ball chosen from box B is yellow, box B से येलो हो, एक ये ब्रांच आई और एक ये ब्रांच आई. इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बॉक्स ए से भी येलो हो, बॉक्स ए से भी येलो हो. ये वाली ब्रांच ऊपर आ जाएगी और दोनों का सम नीचे आ जाएगा. अब सुनिएगा, बॉक्स ए से अब हमें पूरी वर्किंग करना होगी. क्या मतलब? 0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12. हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में. तो 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 18. नाउ डिवाइडेड बाय, अब दोनों ब्रांचेस का सम यहां पर आ जाएगा. 0.8 मल्टीप्लाई बाय येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है सेकंड ब्रांच में? 12/18 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 13/18. ये टोटल दोनों येलो ब्रांचेस आ गई. ऊपर कौन सी येलो ब्रांच आ गई? जिसमें पहले भी येलो. सो अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल आंसर इज 0.213. अ 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 स्टेप्स में ये सॉल्व हो रहा. राइट? अगेन दिस लास्ट पार्ट इज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. राइट? So this is a discussion about probability, and after the probability we have the next thing is discrete random variable. Discrete random variable वही है जो प्रोबेबिलिटी में हम करके आए, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हर चीज को काफी लेंदी करके आंसर देता है. ये हर बात को बहुत लंबा कर देगा. ठीक है शादिब साहब? फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय DRV, mostly with the symbol x, and the probability of discrete random variable को हम इस तरीके से लिखते हैं, probability of x equals to x, right? For example, अब आप देखिए,
अगर आपसे कहा जाए एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, आपसे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो कॉइन में एक हेड है और एक टेल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? 1/2। सिंपल, राइट। लेकिन अगर यही बात डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से गलती से पूछ ली जाए कि लेट्स से द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द x is head, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हेड की प्रोबेबिलिटीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा? वो एक्सप्लेन करेगा बाय यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाय यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और वो बहुत स्टोरी करेगा और वो हर चीज बताएगा हेड के बारे में। क्या चीज जनाब? लेट्स से दिस इज x and the probability of x and the probability of x। अब आप देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बताएगा कि अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो ये पॉसिबल है हेड ना आए, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो क्या ये पॉसिबल है एक बार हेड आ जाए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तमाम पॉसिबिलिटीज बताएगा। एक बार भी हेड ना आए क्या मतलब टेल आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। एक बार हेड आ जाए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। याद रखिएगा समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा। आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद हमने 2 कॉइन टॉस कर दिए और फिर हमने गलती से पूछ लिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से कि जनाब अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मैं कह रहा हूं टेल, तो जरा इसके बारे में प्रोबेबिलिटीज बता दीजिए। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फिर स्टार्ट हो जाएगा। कहा पहला कॉइन अगर टॉस करते हैं हम तो हेड आएगा या टेल, दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल। तो जनाब आउटकम्स क्या हुए? हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, टेल एंड टेल। नाउ अब आप देखिए हमारा फोकस कहां है? टेल पर। तो जनाब एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इज इट पॉसिबल एक भी टेल ना हो? इज इट पॉसिबल एक टेल हो? इज इट पॉसिबल 2 टेल्स हो जाएं? इससे ज्यादा नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल? 1/, the total remains are 4। What is the probability of 1 tail? This and this, add both of them, 2/4। What is the probability of 2 tails? 1/4। Again the summation is 1। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सारी स्टोरी बताता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कभी कभार तो एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोबेबिलिटीज निकलवाएगा, कभी कभार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा। लेट्स से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसा कि स्केल्ड विंग में हम वर्किंग कर रहे थे is equal to kx, where the values of x are 1, 2, 3, 4। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला को हम कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया आपको, इट्स अ फंक्शन जिससे आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकेंगे। एक्स की वैल्यूज दे दी, हम एक टेबल जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? माशाल्लाह, you are so intelligent। What are the probabilities of x? 1, 2, 3, 4। And how can we calculate the probabilities? 1 रखेंगे अगर x की जगह पर तो k, 2 रखेंगे तो 2k, 3 रखेंगे तो 3k, 4 रखेंगे तो 4k। We have to calculate the value of x, we have to calculate the value of x, sorry, value of k। So summation of all equals to 1, so k plus 2k plus 3k plus 4k equals to 1, and the value of k is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
1/10. The value of k is 1/10. आ रही है बात समझ में? Any confusion? Are you clear, boys? That's great. After that, the mean of discrete random variable represented by mu, and the formula for mean, it is also called expected value, and the formula for mean is summation of x multiplied by probability of x. There is a formula to calculate mean, and after that for variance, the formula is ex squared minus ex whole squared. And what is ex means? याद रखने के लिए ex से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखने के लिए इसको आप कहें x मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और यहां पर ex स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, तो याद रखने के लिए आप कहें x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x से। अगर ये हो जाता है ex क्यूब तो क्या करते, x क्यूब मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x से। अगर ये होता है x पावर 5 तो x पावर 5 मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, लेकिन कोई इसका सेंस नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए आपको बताया गया, राइट। ex स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। बात समझ में आ रही? और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप लोगों को मालूम ही है कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, in which x are given 0, 1, 2, 3. The probability of x are given 0 की probability आपको दी गई 0.1, here it is 0.2, here it is 0.4 and here it is 0.3. आपसे कहा गया find out the mean and variance। इसके लिए आप कॉलम्स बना लीजिए, x का कॉलम 0, 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी का कॉलम जो आपको गिवन दिया गया 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। एक्स स्क्वायर की नीड होगी, एक्स स्क्वायर का कॉलम 0.149, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब हम कॉलम बना रहे हैं, क्या मतलब, एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ। सो 0 इंटू 0.1 इज 0, 1 इंटू 0.2 इज 0.4 इंटू 2 इज 0.3 इंटू 3 इज 0.9। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ। सो दिस वन, सो 0 इंटू 0.1 इज 1 into 0.2 is 4 into 0.4 is 9 into 0.3 is, ऐड कर लें इसको, जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.9, लास्ट कॉलम को ऐड करेंगे आंसर आ रहा है 4.5। अब देखिए आप याद रखिएगा बच्चों, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x किसका कॉलम बनकर आएगा, ex का, और ये किसका कॉलम बनकर आएगा, ex स्क्वायर का। नाउ we have to calculate means the expected value, तो वो तो हमारे सामने मौजूद है 1.9। वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है तो ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, according to this the answer will be, an answer is always positive 0.89, so standard deviation is under root of 0.89 and the result is 0.94। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ, क्लियर है चीज। Now a question from the past paper. Now a question from the past paper. A flower shop has 5 yellow roses, 3 red, 2 white. Martin chooses 3 roses at random. Draw up the probability distribution for the number of white roses. अब सुनिएगा, हमारे पास 5 येलो, 3 रेड और 2 व्हाइट रोजेस। हमें क्या करना है बच्चों,
हमें अकॉर्डिंग टू व्हाइट रोजेस 3 ड्रॉप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ व्हाइट रोजेस मार्टेन रोजेस, और 3 रोज पिक करने हैं इसको इसमें से। ठीक हो गया। नाउ इज इट पॉसिबल कि मार्टिन जो है इन दोनों में से मार्टिन जो है इन दोनों में से कोई से भी 3 रोज चूज करे और व्हाइट एक भी चूज ना करे? इज इट पॉसिबल इनमें से कोई से 2, व्हाइट 1? इज इट पॉसिबल इनमें से कोई सा 1 और व्हाइट 2? इससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाइट है ही 2, मैक्सिमम 2 ही है व्हाइट, राइट? तो अब आप सुनिए, व्हाइट अगर कोई भी पिक ना करे तो रिमेनिंग 5 6 7 8 8 में से 3 पिक करना होंगे। तो पहला रोज पिक करने की प्रोबेबिलिटी 8/10। टोटल रोज कितने हैं हमारे पास? टोटल रोज तो 10 है, 8/10। नेक्स्ट रोज पिक करने की प्रोबेबिलिटी 7/9। नेक्स्ट रोज पिक करने की प्रोबेबिलिटी 6/8। यहां से आपके पास आई 7/15। व्हाइट रोज को हमने हटा दिया, अब आइए जनाब, अब कंडीशन क्या है? अगर व्हाइट रोज पिक करती है वो अगर एक व्हाइट रोज पिक करती है जनाब, इज इट पॉसिबल एक व्हाइट रोज हो, एक व्हाइट रोज ना हो, अगला व्हाइट रोज ना हो? तो जनाब व्हाइट रोज प्रोबेबिलिटी पिक करने की क्या हो जाएगी? 2/10। व्हाइट रोज ना हो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/9। व्हाइट रोज ना हो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8। अब सुनिएगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है व्हाइट डज नॉट, ऐसा भी तो पॉसिबल है डज नॉट, देन व्हाइट, देन डज नॉट, ऐसा भी तो पॉसिबल है डज नॉट एंड व्हाइट। व्हाइट अपनी प्लेस को चेंज कर सकता है। कितने ऑप्शन बन जाएंगे ऐसे? 3 ऑप्शन। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट विच इज अगेन 7/15। नाउ अब आइए, 2 व्हाइट रोज भी तो पिक कर सकते हैं हम। तो क्या होगा? व्हाइट डज नॉट, व्हाइट पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/10। एक और व्हाइट 1/9, कोई भी व्हाइट नहीं 8/8। फिर वही 3 ऑप्शंस। आंसर क्या आ गया जनाब? आंसर बताइएगा, व्हाट इज द रिजल्ट? 1/15। द रिजल्ट इज 1/15। अब आइए, टेबल बनाते हैं। as we have to draw the probability distribution table, x, probability of x, व्हाइट रोज एक भी ना हो, एक हो या 2 हो जाए। एक भी ना हो प्रोबेबिलिटी 7/15, एक हो प्रोबेबिलिटी 7/15, 2 हो प्रोबेबिलिटी 1/15। आ रही है बात समझ में? ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। Another question, 2 fair-sided dice with faces numbered 1 2 3 4 5 6 are thrown and the 2 scores are noted. If the scores are equal, the difference is 0. If the scores are not equal, the difference is the larger score minus the smaller score. 2 dice roll कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आइए, 1 minus 1 0, 1 minus 2 is, the difference is 1. We don't have to put the negative sign. 1 2 3 4 5, 1 0 1 2 3 4। Mr. Jalal, 2 1 0 1 2 3। डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 3 2 1 0 1 2, 4 3 2 1 0 1, 5 4 3 2 1 0। अरे बात समझ, डिफरेंस कैलकुलेट किया है। अब आइए, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जनाब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स क्या है हमारे पास? 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं जनाब। 0 कितनी बार है? 6, 6/36। 1 कितनी बार है? 10, 10/36। 2 कितनी बार है? 8/36। 3 कितनी बार है? 6/36। 4 कितनी बार है? 4/36। 5 कितनी बार है? 2/36। क्या आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x कर सकते हैं? ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू शो all the values in the third column. Directly from calculator, calculate x into probability of x. So the answer is 35/18. This is the expected value. आ रही है बात समझ में? Any confusion? The question is of 5 marks. Not a difficult question. Just we have to make this diagram and table directly from calculator आप answer calculate कर सकते। Okay, students, in discrete random variable, the second point is, which we have to discuss, is about binomial distribution. बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने P1 में किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम S1 में देखेंगे। What we have in binomial distribution, बच्चों, as it's a subtopic of discrete random variable represented by x, discrete random variable distributed binomially depends on n and p. What is n? N is the total trials, and what is p? Talal Sahab, p is the probability of success, right? Always p plus q equals to 1. Success plus failure probability is equal to 1. In binomial, events are always independent. Examiner binomial में कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि where to use binomial, तो आपने लिखना है the events must be independent, probability of success और failure must be given, right? तो ये दो कंडीशंस होती है जिसके ऊपर हम बाइनोमियल पे काम करते हैं। बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, जैसा इंडिकेटेड टर्म निकालने का फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन में था, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। इसको याद रखेंगे, हमेशा सक्सेस की पावर x होगी, हमेशा सक्सेस की पावर x होगी। In case of binomial, mean is represented by mu, or it is also represented by expected value, and the formula for mean is NP, and the formula for variance is NPQ, and the formula for standard deviation is under root of NPQ, under root of the variance, right? Now, अब आइए क्वेश्चन जरा देखते हैं बाइनोमियल का फ्रॉम द पास्ट पेपर कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। Now guys, question number 1 from the binomial. Yes, here visitors to a wildlife park in Africa have independent probabilities. क्या लिखा हुआ है? Independent probabilities. Binomial में probabilities क्या होती हैं? Independent होती हैं, अभी आपको बताया। 0.9 giraffe, 0.95 elephant, 0.85 zebra, 0.1 lion. Find the probability that a visitor to the wildlife park sees all these animals. तमाम एनिमल्स को देखने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनकर आएगी? तो सबसे पहले इसने देखा जिराफ, फिर इसने देखा जिराफ एंड एलिफेंट एंड जीब्रा एंड लाइन, सबको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दरमियान में हम एंड यूज कर रहे हैं। सो द आंसर इज 0.07, राइट? नाउ इन द सेकंड part,
find a probability that out of 12 randomly chosen visitor fewer than 3C line. अब देखिए n कितना है, n दे दिया इसमें 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, लाइन को देखना 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, लाइन को ना देखना 0.9. we need to calculate the probability fewer than 3, less than 3. It means we need to calculate the probability of 0, 1, 2. एक भी लाइन ना देखे, एक देखे या दो देखे. So now according to the formula जो हमने ऊपर लिखा है NCX वाला, 0 NCX कितना हो गया 12C 0, P की पावर 0 और Q की पावर 12 प्लस 12C 1 0.1 की पावर 1, 0.9 की पावर 11 प्लस 12C 2 0.1 की पावर 2, 0.9 की पावर 10. According to this, the final answer is 0.89. This is the probability of fewer than 3C line. Are you clear? By using simple the formula of probability in case of binomial. In the third part, 50 people independently visit the wildlife park, find the mean and the variance. N दे दिया 50, mean and the variance n आ गया 50, p क्या आ गया, variance निकालना है according to zebra. What is the probability of zebra? It is 0.85. And what is the probability of not zebra? It will be 0.15. So mean आपने calculate करना है expected value, which is NP 5 multiplied by 0.85 and yes 50 multiplied by 0.85. So 50 multiplied by 0.85 is 42.5 and variance is NPQ 50 multiplied by 0.85 multiplied by Q is 0.15. What is the answer? The answer is 6.4. तो जनाब zebra के लिए expected value and variance क्या हो गया 42.5 and the variance is 6.4. Hopefully it is clear. There is no confusion in question number 1 of binomial. Second question देखते हैं जनाब. Now what we have in question number 2, when people visit a certain large shop, on average 34% of them do not buy anything, 53% spend less than $50, 13% spend at least $50. In the first part, 15 people visiting the shop are chosen at random. Calculate the probability that at least 14 of them buy something. So now in the first part, what is n? N is 15. What is p? At least 14 of them buy something. तो p कितना हो गया जनाब? तो not 34% है, तो 34% को 100% में माइनस करें तो कितना है 66%. तो p कितना आ गया 0.66 and q कितना आ गया 0.34. It's a question of binomial with n 15 and p 0.66. We need to calculate the probability at least 14, कम से कम 14 means greater than equals to 14 की probability चाहिए by using the formula n c x p की power x q की power n minus x. 15 minus 14 is 1 plus आखिर में क्या आ जाएगा 0.66 की पावर 15 क्योंकि बाकी 15c 15.34 की पावर 0 वो 1 हो जाएगा. So according to this the result is 0.0171 is the answer. ये 0.34 के परसेंटेज माइनस की. हाँ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं 0 पॉइंट में ना, तो 100% में से 34% माइनस किया. 34% क्या कह रहे हैं, डू नॉट बाय एनीथिंग, डू नॉट बाय एनीथिंग. ठीक हो गया. और 53 और 13% मिलकर कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं,
तो 53 प्लस 13 is 66, right? एटलीस्ट 14, कम से कम 14 बाय करे तो 14 दो या 15 दो, सही है, 14 या 15, राइट? नाउ इन द सेकंड पार्ट, अब सुनिएगा बच्चों, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्या कह रहे हैं? n people visiting the shop are chosen at random. The probability that none of them spend at least $50 is less than 0.04. Find the smallest possible value of n. अब आप देखिए, none of them spend at least $50. 53 is spent less than $50. 13 is spent at least $50. 13% spend at least $50. मतलब इससे हमें बाहर आ जाना है 13%। None of them spend at least $50. तो 100 माइनस 13 कितना हो गया? 0.87, मतलब 87%। तो 0.87, अगर एक विजिटर ऐसा हो जो none of them buy at least $50 वाला हो, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी? 0.87। अगर एक कस्टमर ऐसा हो, अगर दो ऐसे हो कस्टमर, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 0.87 इंटू 0.87, मतलब 0.87 का स्क्वायर। तीन हो जाए तो 0.87 का क्यूब, चार हो जाए तो 0.87 की पावर 4, पांच हो जाए तो 0.87 की पावर 5, और n हो जाए तो 0.87 की पावर n, 0.87 की पावर n is less than 0.04, is less than 0.04। यहां पर हमें लॉग अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है? लॉग अप्लाई करना होता है। और याद रखिए हमेशा ये किस तरीके से लॉग अप्लाई होगा, n को ड्रॉप कीजिए नीचे, n को ड्रॉप कीजिए नीचे, साइन चेंज कर दें, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.87, 0.04 divided by 0.87. Directly from the calculator, the answer is greater than 23.11. Therefore, n कितना हो गया? n is greater than 23.11. n is a whole number. तो कितने हो गए कस्टमर्स? ऐसे 24 कस्टमर्स हो गए। आर यू क्लियर? सिर्फ पावर कैलकुलेट करते वक्त इन केस ऑफ बाइनोमियल सिर्फ एक पार्ट में ये लोग ln यूज करवा रहे हैं, और n आपने जब भी कैलकुलेट करना है साइन चेंज किया, डिवाइड किया, और ये रिजल्ट आ गया यहां से। इसमें बच्चों ln here and ln here, सॉरी ln ही तो मैं भूल गया। here we have to write ln 0.04 divided by ln 0.87, so we'll get the result, right? 0.87. Okay students, after that brother of binomial distribution is geometric distribution. Geometric distribution. What is the difference between binomial and geometric distribution? It is also a subtopic of discrete random variable. तो हम लिखेंगे x distributed geometrically. X distributed geometrically with it depends only on the probability of success. Yes, beta, here. It depends only on the probability of success. The first thing. The second thing is, in geometric distribution, value of n is not given. n की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स गिवन नहीं होते हैं। Then have to stop on first success. Then formula, some formula we are here. Probability of x is q की power x minus 1, q की power x minus 1 multiply by p. Another formula, probability of x less than equals to x is 1 minus q की पावर x। इसके फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला
आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इक्वल टू क्यू एंड द लास्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट मीन व्हाट इज द मीन इज अगेन represented by ex or mu which is equal to 1 upon p. These are 1 2 3 4 formulae which we have to memorize to calculate the probability of geometric distribution, right? Now अब आप देखिए what we have. For example, a question is here. For example, a question is here. The probability of success is given, which is equal to 0.66. The probability of failure then 1 minus 0.66, which is equal to 0.34. Find the probability. Find the probability of first success in the first part on the third trial. On the third trial, it means हमें दो फेलियर मिलेंगे और फिर सक्सेस मिलेगा, दो फेलियर मिलेंगे और फिर सक्सेस मिलेगा. तो जनाब दो फेलियर क्या हो गए, क्यू की पावर 2 और पी, दो फेलियर एक सक्सेस. तो दो फेलियर क्या हो गए, 0.34 स्क्वायर्ड multiply by 0.66 and the answer is 0.0763. बात आ रही है समझ में? Now in the B part, on or before second trial, सक्सेस कब मिले हमें, on second या before second. क्या मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2. अब आप देखिए क्या लेस देन इक्वल्स टू का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है. इट विल बी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू की पावर 2 एंड द आंसर विल बी 1 माइनस 0.34 squared and the final answer is 0.884. इसके साथ साथ पार्ट सी आपको दिया गया, पार्ट सी दिया गया आफ्टर थर्ड ट्रायल, आफ्टर थर्ड ट्रायल. So after third trial is x is greater than 3. क्या ग्रेटर देन के साथ आपको फॉर्मूला दिया गया, यस, इट इज डायरेक्टली q पावर x, here it is q power x, it is directly q power x. So the answer is what is q is 0.34, x is 3, so the result is 0.0393. आ रही है बात समझ में? तो ये जनाब तीन फॉर्मूलाएं हमें यूज करवाता है एग्जामिनर. इन तीन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब जरा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2. एन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज थ्रोन रिपीटेडली. जब भी रिपीटेडली आएगा इट मींस एन आपको गिवन नहीं है, थ्रो करते रहो. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन until 1 or 6 is obtained. जब तक थ्रो करते रहो जब तक के 1 और 6 ना आ जाए. In the first part, find the probability that it takes at least 3 throws but no more than 5 throws to obtain 1 or 6. So now, first of all, we have to calculate P, the probability of success. 1 आ जाए या 6 आ जाए, सक्सेस हो जाएगा. तो 1 और 6 कितने हो गए, 2 हो गए. टोटल ट्रायल्स कितने हैं, 6. तो 2 upon 6 is the probability of success, which is equal to 1 upon 3. In our dice we have 6 options, right? So Q कितना हो गया, 1 minus 1 upon 3 is 2 over 3. हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, हमें कैलकुलेट करना है x equals to 3 प्लस प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है x equals to 4 प्लस प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है x equals to 5.
कि 3 थ्रोज में आंसर आ जाए, 4 में आ जाए या 5 में आ जाए। तो 3 थ्रोज में आंसर आ जाएगा। थर्ड थ्रो जबकि आंसर आया मतलब पहले दो फेलियर। तो क्या हो गया, 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सक्सेस, 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सक्सेस, 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सक्सेस। आ रही है बात समझ में? तीसरे ट्रायल में आंसर आए तो 2 फेलियर, चौथे में आंसर आए तो 3 फेलियर, पांचवें में आंसर आए तो 4 फेलियर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस द रिजल्ट इज 0.313. Now in the B part, on another occasion this die is thrown and दे दिया, ज्योमेट्रिक से बाहर आ गए। जैसे ही n आ गया ज्योमेट्रिक से हम आ गए बाहर। n is 3, the random variable x is the number of times that 1 or 6 is obtained, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3, फेलियर 2/3। ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आ गए हम किसमें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाइनोमियल की हेल्प लेते हुए वर्किंग करेंगे अब हम। सही है ना? अब देखिएगा x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इज इट पॉसिबल एक बार भी ना आए? इज इट पॉसिबल एक बार सक्सेस आए? इज इट पॉसिबल 2 बार सक्सेस आए? इज इट पॉसिबल 3 बार सक्सेस आए? एक बार भी सक्सेस ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। सही है ना? नाउ एक बार भी सक्सेस ना आए, प्रोबेबिलिटी वेयर x इज 0, तो क्या हो जाएगा, NCX 3C0 p की पावर 0 और q की पावर 3। आंसर कितना आएगा इससे? द रिजल्ट विल बी 8/27। अब एक बार सक्सेस आ जाए 3C1 1/3 पावर 1 2/3 पावर 2, इससे रिजल्ट क्या आएगा 12/27। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो गया 3C2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 1। इससे क्या आंसर आ रहा है जनाब, 6/27। एंड फाइनल आंसर सबको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/27। ये आपका टेबल बनकर आ गया। आफ्टर दैट in the C part find out the expected value. Expected value में it's not necessary to make any column, just by using your calculator find out summation of x into probability of x. So it will be 0 into 8/27 plus 1 into this, 2 into this, 3 into this, सबको ऐड कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है जनाब? द आंसर इज 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1। आ रही है बात समझ? बाइनोमियल भी इंक्लूड हो गया इसमें ज्योमेट्रिक के साथ साथ। Now another question of geometric distribution. A fair spinner with five sides, number 1 2 3 4 5, spin repeatedly. The score on each spin is the number on the side on which spinner lands. यहां से देखो हमें पता चल रहा है इसका क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक। Find a probability that a score of 3 is obtained for the first time on 8th spin. तो जनाब इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 3 आना 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया 4/5। 8th टाइम में क्या आना चाहिए? सक्सेस। तो 7 क्या हो जाएगी हमारे पास? फेलियर। 7 फेलियर हो गए और 8th पर सक्सेस आया। सो द आंसर विल बी 0.0419। In the B part, find the probability that fewer than 6 spins are required to obtain a score of 3. Probability of x fewer than 6, हमें ये probability calculate करना है। अब आप देखिए fewer than 6 का हमारे पास जो less than का फॉर्मूला है वो क्या है? Probability of x less than equals to x which is equals to 1 minus q की पावर x। यहाँ पर तो सिर्फ less than है, equal to का साइन नहीं है। less than 6 का मतलब हम ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे
क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 6 क्या होगा? 5 4 3 2 1। तो लेस देन 6 को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कंडीशन चेंज कर ली हमने। सो 1 माइनस फेलियर 4/5 की पावर 5, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 0.672। आ रही है बात समझ में? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। इज दिस क्लियर? अगर ये हो जाता लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो हम ग्रेटर देन के साथ जो हमारा बेसिक फॉर्मूला चल रहा है वो क्या है? ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मींस ग्रेटर देन 5, जिसमें 6 इंक्लूड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फिर q की पावर 5 मतलब 4/5 की पावर 5 के थ्रू सॉल्व करके आंसर दे देते इसका, राइट? ग्रेटर देन 5 मीन 6 आ गया ना उसमें। ग्रेटर देन 5 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 6 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 6 भी है तो 6 आना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? सो गाइस दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ the last topic which we have to discuss is normal distribution. Now what we have in the normal distribution में now students for normal distribution बच्चों parameters of normal distribution are represented by z, distributed normally. It depends on mean and variance. It depends on mean and variance. याद रखिएगा मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस हमेशा 1 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में, राइट? नाउ जैसा कि बाइनोमियल डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, x distributed binomially, binomial depends on n and p. इसी तरह ज्योमेट्रिक डिपेंड करता है किस पर? ओनली एट p. इसी तरीके से नॉर्मल डिपेंड करेगा मीन एंड वेरिएंस 0 and 1। हमेशा मीन 0 और वेरिएंस 1 होना चाहिए। जनाब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक नॉर्मल कर्व यूज करते हैं and this normal curve is the probability curve. Area under the curve is basically called the probability. Area under the curve is basically called the probability, right? ये जो शेडेड पोर्शन है ये कहां से चलता हुआ आ रहा है? ये नेगेटिव इन्फिनाइट से चलता हुआ आ रहा है। कहां तक आया? z तक। लेकिन ये कर्व हमारा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चलेगा। याद रखिएगा द मीन इज 0, राइट साइड पर z पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर z नेगेटिव होगा, राइट? याद रखिएगा ये जो लिखा हुआ है फाई जी, क्या लिखा हुआ है ये? फाई जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक सेंटेंस इसके बैकग्राउंड पर चल रहा है और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये चल रहा है बच्चों, टेबल will give you the probabilities only up to the required positive value of voice z from negative infinite। ये पूरा सेंटेंस इसके पीछे चल रहा है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमारे पास मौजूद होता है, नॉर्मल टेबल, जेड टेबल कहा जाएगा। उस टेबल से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? उस टेबल से हम लोग सिर्फ अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड तक जा सकते हैं। इसके अलावा टेबल हमारी कोई हेल्प नहीं करता, इसके अलावा टेबल हमारी कोई हेल्प नहीं करता है जनाब। ठीक हो गया जनाब? तो जनाब 5z कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो इट मींस आपकी ये प्रोबेबिलिटी है अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, प्रोबेबिलिटी है अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z। एक क्वेश्चन जरा एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर पार्शियल की तरफ आएंगे। और ये एग्जांपल क्वेश्चन में 4 एग्जांपल्स आपको नजर आएंगी। इन 4 एग्जांपल्स के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ हियर इज द एग्जांपल। एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट कंफ्यूज इस वजह से रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, वहां कंफ्यूजन रहती है। तो अब आप देखिए, हियर द फर्स्ट थिंग आपसे कहा गया फाइंड आउट z distributed normally with mean 0 variance 1, find out the probability of z less than 0.874. First make a diagram. First make a diagram in which the mean is 0, in which the mean is 0. Now अब आप देखिए, in the first part we have to calculate, in the first part we have to calculate the probability less than 0.874. क्या मैं कह सकता हूं it is positive value of z, तो 0.874 यहां पर आएगा 0.874। इससे कम की प्रोबेबिलिटी, या मैं इसको कहूं इससे कम का एरिया आपने कैलकुलेट करना। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? ना टेबल क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, या प्रोबेबिलिटी लेस देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, टेबल ये बताता है। तो क्या मैं डायरेक्ट, हमें लेस देन पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? मैं डायरेक्टली फ्रॉम टेबल आंसर निकाल सकता हूं, मैं डायरेक्टली फ्रॉम टेबल आंसर निकाल सकता हूं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? ठीक हो गया। नाउ सेकंड पार्ट बी, अभी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं यहां पर। नाउ सेकंड में क्या कहा गया पार्ट बी में? ग्रेटर देन नेगेटिव, ग्रेटर देन नेगेटिव -0.874, इससे ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ग्रेटर देन नेगेटिव, क्या ग्रेटर देन नेगेटिव और लेस देन पॉजिटिव दोनों सेम नजर आ रहे हैं? क्या ग्रेटर देन नेगेटिव और लेस देन पॉजिटिव दोनों सेम नजर आ रहे हैं? दोनों एरियाज बोथ आर इक्वल। तो मैं इसको लिखूंगा कि अगर ग्रेटर देन नेगेटिव आ जाए तो भी हम डायरेक्टली फ्रॉम टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, फ्रॉम टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। आ रही है बात समझ में? आफ्टर दैट पार्ट सी, क्या कहा गया जनाब पार्ट सी में? पार्ट सी में कहा गया लेस, ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन पॉजिटिव, हमें कौन सा एरिया चाहिए? दिस वन। एरिया अंडर द कर्व होता है किसके इक्वल? 1 के इक्वल। हम लेस देन पॉजिटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन पॉजिटिव नहीं कैलकुलेट कर सकते फ्रॉम टेबल। तो हम क्या करेंगे? हम लेस देन पॉजिटिव ही कैलकुलेट करेंगे जो कि हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया हुआ है, और अगर मैं उसको 1 से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या मतलब, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। ग्रेटर देन पॉजिटिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। और पार्ट डी, पार्ट डी में क्या कहा गया जनाब? इन पार्ट डी आपसे कहा गया लेस देन नेगेटिव, लेस देन नेगेटिव इज हियर -0.874।
क्या पार्ट डी और पार्ट सी दोनों सेम है बिल्कुल एरिया के अकॉर्डिंगली? तो पता ये चला लेस देन पॉजिटिव बी कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस फ्रॉम टेबल, 1 माइनस फ्रॉम टेबल। अब आइए जनाब, टेबल के अकॉर्डिंगली किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट होंगी वो जरा चेक करते हैं। नाउ हियर दिस इज द टेबल गिवन, इट इज कॉल्ड Z टेबल। इसमें याद रखिएगा बच्चों, Z जो है 3 डेसिमल पॉइंट पर वर्किंग करेंगे हम। ये जो फर्स्ट कॉलम चल रहा है बच्चों, ये फर्स्ट डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद ये सेकंड डेसिमल पॉइंट है, ये फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, देन सेकंड डेसिमल पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड डेसिमल पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड डेसिमल पॉइंट। अब आप देखिए हमें हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 0.874 की। तो अब आप सबसे पहले आइए 0.8 फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, इससे चलते हुए आए और कहां पर आएंगे? 0.87, 0.87, 0.87 पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें? हमें ये वैल्यू मिल रही है। कितनी वैल्यू मिल रही है जनाब? 0.8078। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 8078। कैसे लिखेंगे? 8078। कहां पहुंच गए हम? 0.87 पर। मजीद आगे क्या है? 4। मजीद आगे 4, इससे नीचे आए आप और इसी रो में मजीद आगे चलें तो जनाब क्या मिल रहा है हमें? 11। 8078 में कर दें 11 को ऐड तो आंसर क्या आ गया? 8089। अब इसको विद डेसिमल लिख दीजिए, सो द आंसर इज 0.8089। So the answer is 0.8089। आ रही है बात समझ में? फ्रॉम टेबल अगेन, इसका आंसर भी क्या हो गया? 0.8089। 1 माइनस फ्रॉम टेबल क्या हो गया? 1 माइनस 0.8089। तो आंसर क्या आ गया? 0.1911। और इसका आंसर भी क्या आ गया? 0.1911। आर यू क्लियर हाउ टू सी द टेबल और किस तरीके से फ्रॉम टेबल एंड 1 माइनस फ्रॉम टेबल हम वर्किंग कर सकते हैं? नाउ दीज आर द 4 कंडीशंस। ये अगर आपके जहन में होंगी तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा। लेस देन पॉजिटिव फ्रॉम टेबल, लेस ग्रेटर देन नेगेटिव फ्रॉम टेबल, greater than positive 1 minus from table, or less than negative is 1 minus from table. These are the 4 conditions। अगर ये जहन में होगी तो इजीली टेबल यूज करते हुए आप लोग वर्किंग कर सकते हैं ना। अब इसके बाद बच्चों साथ साथ एक और कंडीशन आती है, एंड व्हाट इज दैट? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए z, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए x distributed normally with mean 300 and variance 25, in the first part find out the probability which is the mean here is 300 and we need to find the probability which is greater than 308। हमें इसकी probabilities कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? x डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। z क्यों नहीं लिखा? क्योंकि z सिर्फ उस वक्त लिखा जाता है when mean is 0 and variance is 1। यहाँ पर तो मीन 300 है, वेरियंस 25 है, तो इस बात से हमने इसको x नहीं लिखा, z लिखा। अब आइए, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले z में। z कन्वर्जन फॉर्मूला इज, z कन्वर्जन फॉर्मूला हमारे पास एक गिवन दिया गया है, एंड व्हाट इज द z कन्वर्जन फॉर्मूला? द z कन्वर्जन फॉर्मूला इज, the formula is x minus
मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने x को z में। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर 300 को कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 300, x 300 है, 300 माइनस 300, सो इट इज 0, मीन 0 बन गया। 308 माइनस 300 डिवाइडेड बाय, इसको मैं कर देता हूं, 308 माइनस 300 divided by standard deviation under root of the variance. So the answer will be 1.6. तो जनाब क्या चाहिए हमें, we need probability more than 1.6, और अगर greater than positive हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, 1 minus from table, 1 minus from table। 1.6 की वैल्यू अगर हम टेबल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रही है 0.9452, और 1 से जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.0548। दिस इज द प्रोबेबिलिटी विच इज ग्रेटर देन 308। आ रही है बात समझ में जनाब। अब इसके बाद वन मोर पार्ट बी में आपसे कहा गया, here is a curve with mean again 300, and we need to calculate the probability in between 289, in between 289 and 295। नाउ अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों z में। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोगों ने भी ऐसे ही डायग्राम के साथ लिखना है, बहुत आसान हो जाएगा वर्किंग। अब सुनिए, 289 को जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कन्वर्ट किया जाएगा तो आंसर आया -2.2, और 295 को जब कन्वर्ट किया तो आंसर आया -1। 300 इज 0। हमें इन बिटवीन -2.2 एंड 1 कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, अगर मैं इस पोर्शन को राइट साइड पर शिफ्ट करवाऊं तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, और ये वैल्यू क्या हो गई 2.2। हमें इन बिटवीन दीज क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। हमें इन बिटवीन दीज वैल्यूज क्या करना है हमजा साहब, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अगर इन दोनों वैल्यूज के दरमियान प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर वर्किंग कैसे कर सकता हूं, अगर मैं कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अप टू 2.2, 2.2 तक का एरिया कैलकुलेट कर लो, माइनस फाइंड द प्रोबेबिलिटी अप टू 1, 1 तक का एरिया माइनस कर दो तो इनके दरमियान का एरिया आ जाएगा, तो इनके दरमियान का एरिया आ जाएगा। और अगर मैं 5 के साथ लिख रहा हूं तो इट मींस क्या है, फ्रॉम टेबल। तो 2.2 फ्रॉम टेबल कितना आ रहा है जनाब, इसको मैं फ्रॉम टेबल लिख सकता हूं, माइनस ये भी फ्रॉम टेबल। तो फ्रॉम टेबल 2.2 का आंसर आ रहा है 0.9861, और 1 का आंसर आ रहा है 0.8413। सो द फाइनल आंसर है 0.1448। इस तरीके से आप फॉरवर्ड प्रोसेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ z, हाउ टू कैलकुलेट, बाय द हेल्प ऑफ z हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज, राइट। इसके बाद ये आएगा रिवर्स प्रोसेस। Reverse process or the reverse form. What is in this? Okay, students, for example, we have two examples here, and we have to calculate the value of z according to the given probabilities. Probabilities given दी गई, z आपने कैलकुलेट करना है। आप देखिए टेबल मैंने आपको शो किया था, टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो टेबल स्टार्ट हो रहा है बच्चों कहां से, 0.5 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 से। अब जरा ये ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग, हमें प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 0.506। रिवर्स प्रोसेस से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ z। प्रोबेबिलिटी को मैं लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी को मैं लिख रहा हूं जनाब हियर, क्या कहा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज 0.506
0, 4 डेसिमल पॉइंट पे लिखा गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें टेबल में से 5060 को सर्च करना होगा। कहीं हमें 5060 टेबल में नजर आ रहा है, ढूंढते हैं तो पता चला 5040 नजर आया, 5080 नजर आया, 5060 नजर नहीं आया। अब क्या करें, हमें फिर क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए, हम लिख लेंगे साथ में। हमें चाहिए 5060, लेकिन ये नहीं मिल रहा, हम इससे कम वाली वैल्यू उठा लेंगे, 5040। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? यस सर। नाउ 5040 की लोकेशन क्या है, 0.01। इसमें कितनी कमी है ओरिजिनल आंसर में, 20 की। तो कमी कौन पूरा करेगा, ऐड का कॉलम। 20 कहां नजर आ रहा है, ये नजर आया 20, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो इसकी लोकेशन क्या बनी 0.005। ऐड किया तो आंसर कितना आया 0.015। सो इट मींस हम कह सकते हैं, इट मींस हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने z की वैल्यू कैलकुलेट की है, द वैल्यू ऑफ z इज 0.015। आर यू क्लियर? नाउ पार्ट बी, क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी कितनी गई है 0.325। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको 1 से माइनस करेंगे। हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल्स टू 1 माइनस 0.325, क्योंकि हमारा टेबल 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से माइनस करें, आंसर आया 0.675। अब 0.675 को जब टेबल से देखेंगे तो 6750, इसके नियर बाय जो वैल्यू हमें मिल रही है टेबल में वो 6736, एंड द लोकेशन फॉर 6736 इज 0.45। कितनी कमी है जनाब, 14 की। आगे ऐड के कॉलम में 14 कहां मिल रहा है हमें, 0.004 पर। सो द फाइनल आंसर ऑफ z इज 0.454। अकॉर्डिंग टू डायग्राम z लेफ्ट साइड पर है, तो माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा, माइनस का साइन जरूर आएगा। आ रही है बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? अब देखिएगा जरा, वन मोर क्वेश्चन ऑफ द रिवर्स प्रोसेस जनाब। एग्जाम्पल 3, अब आप देखें एग्जाम्पल 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल 3 में x कैलकुलेट करना है, नॉट z। x की वैल्यू हमरा कैलकुलेट करनी है, z की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहले क्या मैं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज, देखो ये प्रोबेबिलिटी तो विद रिस्पेक्ट टू z ही दी जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज 1 माइनस 0.3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, और 7 को मैं क्या लिखूंगा 7000। 4 प्लेसेस पर हमें काम करना है। 7000 के नियर बाय हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 6985। इसकी लोकेशन क्या है 0.52। कितना डिफरेंस है 15 का, तो 15 ऐड करने के लिए लोकेशन हमें क्या मिली 0.004। तो आंसर कितना आ गया z का, द आंसर ऑफ z इज 0.524 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड पर। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करें, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, z की जगह पर इक्वल टू माइनस 0.524। x मालूम करना है, मीन कितना है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है √4/9, 2/3 इक्वल टू माइनस 0.524। यहां से x कैलकुलेट किया, वो आया 4.651। अब आप देखें सामने नजर भी आ रहा है, मीन 5 है और मीन से पहले वैल्यू कितनी आई 4.651। z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है, रिवर्स प्रोसेस किया ना बेटा, 0.7 से 7000 बनाया और रिवर्स प्रोसेस किया, राइट। ना इसके बाद द लास्ट थिंग 5.3 is approximation to
अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। बच्चों बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, लेकिन करना होगा हमें किससे? नॉर्मल से। रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। अब वो क्या क्वेश्चन होगा? फॉर एग्जाम्पल एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली, एन आपको दिया हुआ है 100, प्रोबेबिलिटी दी गई है सक्सेस की 0.4। आपसे कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन 45। अब आप देखें ग्रेटर देन 45 अगर हमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना है तो 55 वैल्यूज मिलेंगी हमें, 54 वैल्यूज, राइट। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल। अगर पीछे से हम चलें, 0 से चलते हुए आए तो भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बाइनोमियल के थ्रू कर नहीं सकते तो नॉर्मल के थ्रू करना होगा। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कैसे यहां पर चेक की जाएगी? लेंथ ऑफ द क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है एनपी। क्या कैलकुलेट करना है? एनपी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4, आंसर कितना आ गया? 40। फिर आपने कैलकुलेट करना है एन क्यू। तो क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6, आंसर आ गया 60। अगर दोनों ग्रेटर देन 5 हो तो हम अप्रोक्सीमेशन का के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ग्रेटर देन 5 आए और एक लेस देन 5 आए तो अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं होगी। दोनों ग्रेटर देन 5 आ जाए तो हम कहेंगे क्वेश्चन इज लेंथी। अब हम इस बाइनोमियल के क्वेश्चन को कर रहे हैं किससे? नॉर्मल से। तो नॉर्मल तो बच्चों डिपेंड किस पर करता है? नॉर्मल डिपेंड किस पर करता है? एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली डिपेंड्स ऑन मीन एंड वेरिएंस, सो वी मस्ट हैव मीन एंड वी मस्ट हैव वेरिएंस। मीन कैसे है? मीन तो एनपी से निकल गया। मीन कितना आया इसका? 40। और वेरिएंस कैसे निकलेगा? एनपीक्यू से। तो साथ ही एनपीक्यू भी निकाल लीजिए। एनपीक्यू इज 24, तो जनाब ये आ गया 24। अब ये क्वेश्चन बनकर आ गया 40 से लेकर 24। 40 इज द मीन एंड 24 इज द वेरिएंस। अब आइए, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या प्रोबेबिलिटी? ग्रेटर देन 45। ग्रेटर देन 45। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए अप्रोक्सीमेशन का ग्रेटर देन 45 या कुछ भी हो, आप एक बार बनाएंगे, हिस्टोग्राम याद करते हुए बार बनाएंगे। हमें ग्रेटर देन 45 मतलब 45 की बार से ज्यादा की वैल्यू चाहिए। तो ये बार हिस्टोग्राम की कहाँ एंड होती है? 0.5 पर। तो ये क्या वैल्यू हो गई? 45.5। इट मींस वी नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x which is greater than 45.5। जब भी अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल होगा ये किया जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। अब आ जाइए, x को कन्वर्ट कर दें z में, क्या हो जाएगा? x माइनस मीन। मीन कितना है? 100। मीन कितना है? 40 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सो अंडर रूट ऑफ 24। यहां से जब आपने वैल्यूज कैलकुलेट की बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, सो इट विल बी ग्रेटर देन, कितना आ गया? 1.226। चेक कीजिएगा। 1.1 1.1226। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन पॉजिटिव को हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। टेबल से आप देखकर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट इन द क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। अब आप देखिए द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। It is found that 10% of the population, it is found that boys, it is found that 10% of the population enjoy watching historical drama on television. Use an approximation, लिखा हुआ दे दिया इससे, appropriate approximation to find the probability that out of 160 people, n कितना दे दिया इससे? x distributed binomially, n कितना दे दिया? 160। more than 17 people enjoy watching historical drama. Probability of success क्या है? 10%, 0.1। नाउ अब आप कैलकुलेट करें एनपी कितना आ गया? 160 into 0.1,
16, एन क्यू कितना आ गया 160 into 0.9 144. The both are greater than 5. Yes, approximation is possible. Now calculate NPQ. क्या आंसर आ रहा है 14.4. Now अब हम इसको लिख सकते हैं x डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली मीन कितना है 16 वेरियंस कितना है 14.4. हमें क्या चाहिए find out the probability that more than 17 people का आंसर चाहिए हमें फिर वही आ जाए more than 17 so it is 17.5 तो probability of z greater than 17.5 minus mean कितना है 16 और वेरिएंस कितना है अंडर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस 14.4 सो अकॉर्डिंग टू दिस जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया सो इट इज 0.395 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है हमें तो ग्रेटर देन पॉजिटिव क्या हो जाएगा फ्रॉम टेबल 1 माइनस फ्रॉम टेबल और जब 1 माइनस फ्रॉम टेबल किया सो इट विल बी 1 माइनस 0.6536 और 1 से जब माइनस किया तो आंसर आ गया 0.3464. आ रही है बात समझ में यस अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 17 तो इट मींस हमें यहां से चलना है तो क्या हो जाएगा 16.5 राइट कंटिन्यूटी करेक्शन मत भूलिएगा कंटिन्यूटी करेक्शन भूल जाते हैं अमूमन अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equals to 17 it means इसमें 17 की बार आ जाएगी तो कहां से चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equals to 16.5 आ रही है बात समझ में तो कंटिन्यूटी करेक्शन जहन में रहनी चाहिए कंटिन्यूटी करेक्शन अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं राइट स्टूडेंट सुना अब आप देखिए जरूरत नहीं है इससे करो नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा गया द रैंडम वेरिएबल x हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिस इज sigma is the symbol of standard deviation you are given that sigma equals to 0.25 mu and the probability is also given we need to calculate the value of mean अब आप देखिए in the first part क्या कहा गया है the probability of x less than 6.8 is 0.75 अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसकी बच्चों आप लोग भी डायग्राम बना लिया करें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहा गया 0.75 लेस देन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75 अगर ये लेस देन की प्रोबेबिलिटी 0.75 है तो इट मींस इट मस्ट बी टुवर्ड्स राइट 6.8 इससे कम की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75 राइट अब आइए क्या मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज 0.75 z अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इनवर्स ऑफ 0.75 रिवर्स टेबल देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0.674 z को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 0.674 तो बच्चों x कितना है 6.8 मीन कितना है मीन सॉरी x कितना है 6.8 मीन कितना है मीन तो मीन ही है गिवन नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है 0.25 टाइम्स मीन इक्वल्स टू 0.674 क्या एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ मीन यहां से सिर्फ मीन आपने कैलकुलेट करना है एंड द मीन इज 5.82 मीन की वैल्यू क्या आ गई 5.82 अब आप देखिए सेकंड पार्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x
less than 4.7, less than 4.7. x को कन्वर्ट करें z में, 4.7 x माइनस मीन कितना है 5.82 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है बच्चों हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.25 टाइम्स मीन, 0.25 टाइम्स मीन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई हमारे पास? 1.454. नाउ अब आइए, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.769, लेस देन नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं? 1 माइनस फ्रॉम टेबल, और फ्रॉम टेबल 0.769 की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, 1 से माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.221. आ रही है बात समझ में? क्या चीज? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.25 टाइम्स म्यू. नाउ पार्ट बी, the lengths of, what is part B? The lengths of metal rods have normal distribution with mean 16, standard deviation 0.2. Rods are, okay, I am making a diagram here. क्या कहा गया? मीन आपको कितना दिया गया इसमें? मीन आपको दिया गया है जनाब 16. कहा गया rods which are shorter than 15.75, shorter than 15.75 and longer than 16.25 are not usable. Find the expected number of rods out of the batch of 1000. These are the values of x. हम इसको कन्वर्ट करेंगे z में. जब 15.75 पर फॉर्मूला लगाया x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये बनकर आया -1.25. मीन हो गया 0, ये बनकर आया 1.25. वी नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया, वी नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया. अब आप देखिए 1.25 तक अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं और उसको 1 से माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 1.25. तो जनाब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 1.25 कितनी आ रही है जनाब? 0.8944. अगर आप एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम वगैरह बनाकर सॉल्व कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखने में ही तो मसला होता है नॉर्मल के क्वेश्चन को. आप ऐसे डायग्राम बनाकर लिख दो, सही है. सो द आंसर इज 0.1056. अब सुनिएगा बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.1056, वही ये वाली प्रोबेबिलिटी भी होगी 0.1056, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों पर 1.25 का गैप है, राइट. तो देयरफॉर दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी ब्लू वाली आ रही है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस ट्वाइस 0.1056. और यहां से आंसर कितना आया? आंसर आ गया जनाब 0.7888. दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन. यही आंसर आया, ठीक है. टोटल 1000 रॉड्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो यूजेबल रॉड्स कितनी आ गई हमारे पास? 788 और 789. कुछ भी आप आंसर में लिख सकते हैं. बात समझ में आ रही है? सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर S1 डिस्कशन. हाँ, वही रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस वो लिख दिया है मैंने सर, वो रिवर्स प्रोसेस ही. सो दिस इज ऑल अबाउट योर S1. कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स. S1 का जो पेपर बच्चों अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड, अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड ट्रेंड, जो S1 का पेपर आएगा इट विल बी अराउंड 36 to 42. ये थ्रेशोल्ड बनकर आएगा मैक्सिमम. क्या चीज? रेंज बता रहा हूं, इन बिटवीन कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड फॉल करेगा, राइट. और होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा.
P1 आप लोगों का जो हुआ, ये भी उम्मीद करते हैं कि P1 दोबारा नहीं होगा, right? Paper was easy. Now, good luck for your S1 exam. Again, I will send you the 4 papers. वो आप लोग थोड़ा सा प्रॉपरली देखते जाइएगा, करके जाइएगा, उसी के अराउंड इंशाल्लाह पेपर आएगा. Best of luck for your S1. For PDF of this file, you may contact me at 92300 2754 324 or at the YouTube channel Makmatics. Thank you very much, guys. Allah Hafiz.